चलिए, हाँ, तो वेलकम to this class. This is second class. If you have not watched the first class, you can visit our YouTube channel, or you can also get the link in the WhatsApp group and watch that class. चलिए, सबसे पहले आज की क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका पोइट्री में बहुत बड़ा नाम है, उनका एक पोएम है यूलिसेस। अच्छा, यूलिसेस से एक चीज़ याद आया कि ये तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने पोम लिखी है यूलिसेस, और एक यूलिसेस नॉवल है जिसको लिखा है जेम्स जॉयस ने। ठीक, जेम्स जॉयस ने लिखा है। इसी से बेस्ड आपका क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ 6 to 8 वाले में ही। 6 to 8 इंग्लिश, ये देखिए, इसमें एक क्वेश्चन था कि मिस्टर मिकैवर का जो कैरेक्टर है, सॉरी मिस्टर मिकैवर नहीं, आई हैव एक्चुअली फॉरगॉटन दैट, लेट मी फाइंड दैट क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ सर्च कर लेते हैं ULY। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन कि हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम इन यूलिसेस। कि यूलिसेस जो है उसमें एक कैरेक्टर है लियोपोल्ड ब्लूम का, उसको किसने क्रिएट किया है। मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कि यूलिसेस किसने लिखा है। तो ये यूलिसेस एक पोम है, कविता, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। लेकिन इस यूलिसेस में जो बात हो रही है वो एक नॉवेल है, तो इसको लिखा है हमारे जेम्स जॉयस ने। ठीक है, बहुत मोटी किताब है, मेरे पास है ये किताब, तो जेम्स जॉयस ने लिखा है, ये नॉवेल है। और जब पूछा है कि यूलिसेस पोम किसने लिखा है, तब इसका आंसर हो जाएगा क्या, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे कन्फ्यूजिंग हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस वर्क है, आपने ज़रूर सुना होगा उसके बारे में, ले मोर्टे डी ऑर्थर, ये लिखा है थॉमस मैलोरी ने, और ये एक वर्क। लेकिन जब पूछेगा कि मोर्टे डी ऑर्थर पोम किसने लिखा है, ठीक, तो फिर इसका आंसर बदल जाएगा। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जिससे गलतियाँ हो सकती है। तो जब यूलिसेस पोम पूछेगा तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और जब यूलिसेस वर्क पूछेगा, नॉवल पूछेगा, तब उसका आंसर होगा क्या, जेम्स जॉयस। ठीक, यूलिसेस पोम है, एक बड़ा सा पोम है, उसी का लास्ट 2 लाइन है, made weak by time and fate but strong in will to strive to seek to find and not to yield। मतलब ये वैसा कि made weak by time and fate, मतलब कि इंसान वक्त के मार की वजह से, और फेट का मतलब होता है कि भाग क्या होता है, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से इंसान वीक हो जाता है। मतलब समय की वजह से, अगर उसका बुरा समय चल रहा हो या उसके भाग में कुछ बुरा लिखा हुआ हो, तो उसकी वजह से इंसान वीक हो जाता है। बट स्ट्रॉन्ग इन विल का मतलब होता है कि उसकी इच्छा, तो भले ही वो टाइम की वजह से या अपने भाग्य की वजह से वो वीक हो गया है, लेकिन विल, जो उसकी इच्छा अभी भी स्ट्रांग है, मतलब अंदर से वो हारा नहीं है। ठीक है, टू स्ट्राइव, कोशिश करने के लिए, टू सीक, टू खोजना, सीक का मतलब तो किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करना, टू फाइंड, खोजना, एंड नॉट टू यील्ड का मतलब होता है कि छोड़ देना, गिव अप कर देना। तो बोला कि देखिए, टाइम की वजह से और फेट की वजह से इंसान कमज़ोर भले ही हो जाए, लेकिन उसे अपनी इच्छा में, अपनी इच्छा शक्ति में, विल में कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और उसे स्ट्राइव करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जो अपना पाना चाह रहा है उसे सीख करना चाहिए, नॉट टू यील्ड, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत सा अच्छा लाइन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था मीटर के बारे में। बेसिकली मीटर का मतलब ये होता है कि हमने जो लाइन लिखा है, जो भी लाइन लिखा है, ठीक, जैसे ये एक लाइन लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के 12th नाइट से, तो हमने जो भी लाइन लिखा है उसके वर्ड को हम सिलेबस में तोड़ने के बाद वो सिलेबस स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड है, इसी के अरेंजमेंट को हम मीटर कहते हैं। ठीक, मीटर का मतलब सिंपली यही होता है कि उसका अरेंजमेंट, सिलेबल में अरेंजमेंट। ठीक, चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन। मीटर इज़ द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। वही बात है इन लाइन्स ऑफ पोइट्री कि पोइट्री में कहाँ पर स्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा है और कहाँ पर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा है, उसी के अरेंजमेंट को, उसी के पैटर्न को हम बोलते हैं मीटर। इतनी सी बात है। आगे लिखा है कि लाइन्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश हैव बीन ट्रेडिशनली कैटेगराइज्ड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन एंड बाय द नंबर एंड टाइप्स ऑफ सिलेबल ऑल्सो नोन एज फीट विच दे कंटेन। मोटा मोटी बात ये हो गई कि आप किसी पोइट्री के मीटर को डिफाइन करेंगे तो कैसे, उसके सिलेबल के हिसाब से। अच्छा, उसी सिलेबल को हमने बताया था क्या कहते हैं, फीट कहते हैं। यहाँ वही लिखा हुआ है कि सिलेबल को हम फीट भी कहते हैं। आगे लिखा है, फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन मीट्रिकल पैटर्न इन इंग्लिश पोइट्री द आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में हमने देखा था कि आयम्ब का मतलब होता है कि 2 सिलेबल होगा, एक अनस्ट्रेस्ड होगा और उसके बाद स्ट्रेस्ड होगा, US। ठीक, और ऐसा पैटर्न 5 बार आएगा।
तो उसको हम आयम्बिक पेंटामीटर कहेंगे, ठीक। और ये मोस्ट लिखा है ना कि यहाँ पे द मोस्ट कॉमन मेट्रिकल पैटर्न, मतलब इंग्लिश में सबसे कॉमन मेट्रिकल पैटर्न ये आयम्बिक पेंटामीटर है। आपको विलियम शेक्सपियर के ही बहुत सारे वर्क आयम्बिक पेंटामीटर में मिल जाएंगे। कंसिस्ट ऑफ 10 सिलेबल एंड 5 फीट, 10 सिलेबल है और 5 फीट, मतलब 10 सिलेबल है, उसमें से दो 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 का पेयर करेंगे तो 5 फीट होगा, और एक क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड, एक होगा स्ट्रेस्ड, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, इफ़ म्यूज़िक, म्यूज़िक देखिए, इफ़ म्यूज़िक, इफ़ म्यू, ऐसे, ऐसे का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड। अगर किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी सिलेबल के ऊपर में ऐसे लगा हुआ है, ऐसे आप देख सकते हैं, ये हाफ मून चांद की तरह, तो उसका मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड। और ऐसे लगा हुआ है, ऐसे 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 स्लैश की तरह, जिसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, तो वो हो गया हमारा स्ट्रेस्ड। देखिए, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। अब आप इसको चंक बनाइएगा तो देखिए, एक चंक, ठीक है, 2 चंक, 3, 4 और 5, 5 टुकड़ा हुआ, ठीक। अब देखिए, ये अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड है, तो इसको हम आयाम बोलेंगे, तो 1 आयाम, 2 आयाम, 3 आयाम, 4 आयाम, 5 आयाम, तो आयाम्बिक, और 5 है तो पेंटामीटर। और अगर इसी तरह एक और हो जाता तो वो आयम्बिक हेक्सामीटर हो जाता, क्योंकि वहाँ पर 6 हो गया है, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, जो कि विलियम शेक्सपियर के 12th नाइट से लिया गया है। आगे है, द डोमिनेंट पैटर्न हेयर इज़ वन ऑफ अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड, है ना, कि अनस्ट्रेस्ड यू वाला फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड, वही लिखा हुआ है सिल्वर, जिसको हम आयम्बिक कहते हैं, इन 5 फीट पेंटामीटर, 5 फीट है, देख लिए, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट पेंटामीटर हो गया। आगे लिखा, अदर लेंथ्स ऑफ लाइन आर ऑफ कोर्स ऑल्सो पॉसिबल, मतलब बोला है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आयम्बिक पेंटामीटर में 5 ही फीट होगा, और भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वही बात इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 5 है तो हमने पेंटामीटर बोला, 6 होता है हेक्सामीटर बोलते हैं, जो भी होता है उस हिसाब से, ठीक। सो दैट टेट्रामीटर वुड हैव 4 फीट, मतलब देखिए, इसमें बोला कि पेंटामीटर है तो 5 फीट हुआ, अगर टेट्रामीटर होता तो 4 फीट होता, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, 10 तक होता है इस तरह। तो यहाँ पर टेट्रा बोला तो 4, तो 4 फीट होता है, मतलब अगर यहाँ पर से हम प्ले ऑन को काट दें, प्ले ऑन को काट दें, और तब बोलें कि बताइए कि इसका राइम पैटर्न क्या है, तो वो हो जाएगा आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक। वही बात है, हेक्सामीटर भी हो सकता है जिसमें 6 फीट होगा, एंड सो ऑन, इस तरह। ऑल दो द आयम्बिक पेंटामीटर इज़ द हार्ट बीट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मतलब बोला कि देखिए, ये तो हमने देख लिया कि 3 मीटर भी हो, 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है, 7 वाला भी, 8 वाला भी, लेकिन सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो वाइडली यूज्ड है, वन ऑफ द मोस्टली यूज मीटर है, वो क्या है, हमारा आयम्बिक पेंटामीटर। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हार्ट बीट है, ठीक। इतना हमने देख लिया कि मीटर क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, फुट क्या होता है, फीट क्या होता है। अच्छा, फुट फीट एक ही चीज़ होता है, उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा स्ट्रेस्ड सिलेबल है उसको ऐसे डैश से, ऐसे स्लैश से दिखाते हैं, और जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है उसको ऐसे, आप दिमाग में याद रखिए कि ऐसे थोड़ा यू की तरह लग रहा है, तो अनस्ट्रेस्ड, ठीक। ये हो गया, इतनी बात हो गई। अब इसके 1, 2, 3, 4, 5 टाइप है, ठीक है, 5 टाइप है, इसको आपको याद रखना है। हम यहाँ पर एक समरी देते हैं, इस पर बाद में आएंगे, पहले थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आयम तो हमने देख लिया, ठीक, कि उसमें 2 सिलेबल की बात होगी। आयम 2 सिलेबल है, एक सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ठीक। अब 2 सिलेबल वाला हो गया, 2 सिलेबल वाला ये दोनों भी है, स्पॉन्डी और ट्रॉकी, स्पॉन्डी और ट्रॉकी। देखिए, स्पॉन्डी में क्या होगा कि दोनों ही स्ट्रेस्ड होगा, है ना, दोनों ही स्ट्रेस्ड होगा, दोनों ही स्ट्रेस्ड होगा। और ट्रॉकी ठीक आयम का उल्टा है, आप देख सकते हैं कि आयम में पहले अनस्ट्रेस्ड है फिर स्ट्रेस्ड है, और ट्रॉकी क्या है, उसका उल्टा, पहले स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड। तो 2 सिलेबल वाले, ठीक, हमारे पास 3 तरह के मीटर हैं, आयम, स्पॉन्डी, ट्रॉकी। आयम, स्पॉन्डी, ट्रॉकी। आयम का ठीक उल्टा ट्रॉकी है, और स्पॉन्डी में दोनों स्ट्रेस्ड होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आयम का उल्टा ट्रॉकी, आयम आपने देख लिया, उसका उल्टा कर दिया, ट्रॉकी मिल जाएगा। और स्पॉन्डी, चूँकि इसका नाम एस से शुरू हो रहा है, तो स्ट्रेस्ड होगा दोनों का दोनों इसमें, ठीक। ये हो गया। अब 2 बचता है, एक है डेक्टिल और एक है एनापेस्ट। इस दोनों में 3 सिलेबल होते हैं। 3 सिलेबल का पैटर्न देख लीजिए आप, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। अगर ऐसा होगा तो उसको डेक्टिल बोलेंगे, और अगर इसका ठीक उल्टा हो, यानी अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, तो इसको हम एनापेस्ट बोलेंगे, ठीक।
TRE 4 के इसी बार में 9 to 10 में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वहाँ पर ना क्वेश्चन दे दिया, ठीक, और तब बोला कि बताइए कि इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो मैं वो क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि लाइन लेंथ कैन एक्सटेंड फ्रॉम 1 फुट मोनोमीटर टू 8 फीट ऑक्टामीटर। अब देखिए वही बात है, क्या रहा है कि कौन आया भैया, हाँ, तो वही बात कि हमने देख लिया कि फुट या फीट क्या होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 फीट हो, सिर्फ और सिर्फ 1 फीट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमीटर बोलेंगे, मोनोमीटर। जैसे इसी में आ जाते हैं फिर से, अगर यहाँ पर इन सब को काट दिया जाए, ठीक है, इन सब को काट दिया जाए, जैसे लीजिए यहाँ पर इस पूरे को काट दिया जाए, सिर्फ इतना हो, इतना, अब बोले कि बताइए इसका मीटर बताइए, तो ये हो जाएगा आयम्बिक मोनोमीटर। मोनोमीटर क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 फीट है, ठीक, तो मोनोमीटर हो गया। और आयम क्यों है, क्योंकि अनस्ट्रेस्ड एस्ट्रेस्ड है। तो बोला कि देखिए लाइन जो है उसका लेंथ वो मोनोमीटर से लेकर के ऑक्टामीटर तक हो सकता है, मतलब 1 फीट से लेकर के 8 फीट तक हो सकता है, इतना याद रखना है। 1 होगा तो मोनोमीटर, 2 होगा तो डाईमीटर, 3 होगा ट्राईमीटर, 4 होगा टेट्रामीटर, 5 पेंटामीटर, 6 हेक्सामीटर, 7 हेप्टामीटर, 8 ऑक्टामीटर, ठीक है, हमने देख लिया। और उसका सॉरी उसका स्कीम क्या होगा वो हमने देख लिया। ये आयम भी हो सकता है, एनापेस्ट भी हो सकता है, डेक्टिल भी हो सकता है, स्पॉन्डी भी हो सकता है, ट्रॉकी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है अच्छे से एक्सप्लेन करके। अब एक कॉलेरिज का पोएम उठाया है जिसका नाम ही है मेट्रिकल फीट। इसमें सारे के सारे मीटर को एक साथ लिख दिया है, देखते हैं। लिखा हुआ है ट्रोकी ट्रिप्स फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए एस्ट्रेस्ड अनएस्ट्रेस्ड, एस्ट्रेस्ड अनएस्ट्रेस्ड, एस्ट्रेस्ड अनएस्ट्रेस्ड, दिख रहा है आपको। आयम का उल्टा ट्रोकी हो गया, आयम का उल्टा क्या हो गया, ये ट्रोकी हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए अनएस्ट्रेस्ड एस्ट्रेस्ड है ना, अनएस्ट्रेस्ड एस्ट्रेस्ड, फिर यहाँ अनएस्ट्रेस्ड, अनएस्ट्रेस्ड एस्ट्रेस्ड, ये क्या हो गया, ट्रोकी का उल्टा, मतलब क्या हो गया, ये आयम हो गया, ठीक। और अब यहाँ देखिए अनएस्ट्रेस्ड अनएस्ट्रेस्ड, सॉरी ये एस्ट्रेस्ड है, एस्ट्रेस्ड है, एस्ट्रेस्ड है, सारा का सारा एस्ट्रेस्ड है, सारा का सारा एस्ट्रेस्ड है, तो क्या होगा, ये स्पॉन्डी, बोले थे स्पॉन्डी एस से शुरू होता है, एस से स्पॉन्डी, एस से एस्ट्रेस्ड, दोनों ही एस्ट्रेस्ड। आगे क्या है, ये एस्ट्रेस्ड और 2 अनएस्ट्रेस्ड, ठीक, एस्ट्रेस्ड और 2 अनएस्ट्रेस्ड, तो इसको हम बोलेंगे डैक्टिल। और इसका ठीक उल्टा मतलब 2 अनएस्ट्रेस्ड और तब एक एस्ट्रेस्ड, तो इसको हम एनापेस्ट बोलेंगे, ठीक। ये बात हो गई। इसका समरी हम बहुत ही यहाँ पर सिंपल से लिख दिए हैं कि देखिए आयम हो गया, ट्रॉकी हो गया और स्पॉन्डी हो गया, ये सारा का सारा 2 सिलेबल वाला है और ये 3 सिलेबल वाला है, ठीक। अब देखिए आयम अनएस्ट्रेस्ड एस्ट्रेस्ड, ठीक, और इसका उल्टा कर दिए ट्रोकी मिल जाएगा, ठीक है। स्पॉन्डी एस से शुरू हो रहा है तो इसमें दोनों एस वाला होगा, मतलब दोनों एस्ट्रेस्ड होगा, ठीक। और डैक्टिल में एस यू यू यानी एस्ट्रेस्ड, बाकी सारा का सारा क्या, अनएस्ट्रेस्ड। और एनापेस्ट में क्या होगा, ठीक, इसका डैक्टिल का उल्टा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है सिर्फ आयम, और ये याद रखना है कि उसका उल्टा ट्रोकी होगा, और दूसरा आप याद रखिएगा डैक्टिल और उसका उल्टा एनापेस्ट हो जाएगा। और स्पॉन्डी तो हम जान ही रहे हैं कि एस से शुरू हो रहा है तो दोनों ही एस्ट्रेस्ड होगा, ठीक। यही बात को हमने यहाँ फिर से लिख दिया है कि आयम का उल्टा ट्रॉकी और डैक्टिल का उल्टा एनापेस्ट। बात आगे क्लियर। और स्पॉन्डी एस से शुरू हो रहा है तो दोनों में ही एस एस होगा। इतनी बात आ गई समझ में। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत तो आप पूछ लीजिए। बताइए, इसको समझने में कोई दिक्कत परेशानी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। बढ़िया, चलिए ठीक है। जब तक मैं क्वेश्चन खोज रहा था वो मिल जाता, चलिए ठीक। तो इतना मीटर के बारे में हो गया। अब इससे बाहर मीटर में कुछ होता ही नहीं है। अब मीटर में कितना भी डीप क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर कर सकते हैं।
पहले मैंने यहाँ पर डिटेल से आपको पूरा अच्छे से बता दिया है, यहाँ पर डिटेल से लिख करके सारा चीज़, और उसके बाद एक छोटा सा समरी दे दिया है यहाँ पर, ठीक। और अगर आपको ये भी नहीं याद रखना तो बस आप इस लाइन को याद रखिए, ठीक, इस लाइन को याद रखिए, वो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये तो हो गया मीटर के बारे में। अब हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे आपको 6 to 8 वाले में क्वेश्चन दिया था बैथोस के बारे में, ठीक है, ऑक्सीमोरन के बारे में, नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन थे। तो इनको हम पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म के सेक्शन में। जैसे आप शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो ये सब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें पूछा जाए कि ऑक्सीमोरन क्या है, नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दिया, ठीक है, बैथोस किसको बोलते हैं, एलिट्रेशन क्या है, इन सब को हम लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, वो सब पोइटिक डिवाइस में आता है, ठीक। तो फिगर ऑफ स्पीच से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपने देखा होगा 3-4 क्वेश्चन थे फिगर ऑफ स्पीच से, लिटरेरी टर्म से, तो उनको भी कवर करना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते जाएंगे कि कौन किसने लिखा, कौन क्या लिखा, तो उससे दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल, आई मीन 30 or 28 or 27 out of 35, then you must touch every aspect of literature. History of English literature is just one aspect of literature. There are other aspects of literature, like you have to study literary devices, you have to study literary terms, you have to study figure of speech, you have to study poetic devices and lots of different things that make up the entire literature. तो आज हम फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स के कुछ चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा टर्म है एलिगरी। एलिगरी क्या है भैया? देखिए, लिखा है कि एन एलिगरी इज़ अ वर्क दैट कन्वेज अ हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग को आपके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस यूजुअली मोरल का मतलब क्या भैया? मोरल का मतलब नैतिक होता है, मतलब जिसमें अच्छी बात बताई जाए, ठीक। स्पिरिचुअल मतलब समझ रहे होंगे आप अध्यात्म से। पॉलिटिकल थ्रू द यूज ऑफ सिम्बॉलिक कैरेक्टर इवन, ठीक। बस अब इतना समझिए कि एलिगरी का मतलब क्या होगा कि जो चीज़ बोला जाएगा ना, जो चीज़ बोलना चाहेगा, उसका मीनिंग हिडन होगा, और हम उसको बताने के लिए किसी सिंबॉलिक कैरेक्टर या सिंबॉलिक इवेंट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दीजिए भैया। हमको अक्सर बोला जाता है एक कहानी कि देखो एक कछुआ था और एक खरगोश था। कछुआ जो है दौड़ना शुरू किया, खरगोश भी दौड़ना शुरू किया। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता था, खरगोश पहुंच गया। ये वाली बात आप सुने होंगे। तो यहाँ पर भले ही हमको कछुआ और खरगोश की कहानी बताई जा रही है, लेकिन हमको एक्चुअली में क्या बताया जा रहा है? हमको एक्चुअली में ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी काम को लगातार करते हैं, भले ही वो क्यों न धीरे हो, आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक्चुअली में ये बताया जा रहा है। लेकिन सहारा किसका लिया गया? सिंबॉलिक कैरेक्टर का, मतलब कछुआ और खरगोश का। लेकिन मीनिंग क्या था उसका? ये मीनिंग हिडन था कि हमको बताना कि आप काम करिए, लगातार काम करिए, चाहे स्लोली क्यों ना हो, ठीक। और ये एक मोरल था। तो ऐसी चीज़ों को हम एलिगरी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और है, जैसे हम लोगों को सुनाया जाता है वो फॉक्स और ग्रेप्स, मतलब लंगूर और अंगूर की कहानी, कि लंगूर जो है कूदता है पाने के लिए, अंगूर नहीं पा पाता है तो बोलता है कि अंगूर खट्टा है, सोर ग्रेप्स। तो इसके थ्रू हमको क्या बताया जा रहा है? इसके थ्रू हमको कोई लंगूर वगैरह की कहानी नहीं बताई जा रही है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि जब इंसान किसी चीज़ को नहीं पा पाता है कोशिश करने के बावजूद, तो उसके बारे में वो बुरा कहता है या बुरा सोचता है या उसके अंदर बुरा इमेज बन जाते हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एक एलिगरी कहेंगे। अच्छा, इसी तरह बचपन में आपने एक कहानी सुना होगा या वीडियो देखा होगा कि एक आदमी के पास चक्की होता है, जो उसको घुमा करके जो भी चीज़ मांगता है तो उससे वो दे देता है, और फिर उसको रोकने की लाल कलर से ढकना होता है। उसका पड़ोसी देखता है, उसे चुरा लेता है। वो लोग बाहर जाने लगते हैं, समुद्र में बोलते हैं चक्की चक्की नमक निकाल। उनको ढकने का पता नहीं होता है कि इसको लाल कलर से ढका है, तब बंद होता है, तो वो लोग डूब के मर जाते हैं। तो यहाँ पर ये नमक और चक्की की कहानी नहीं बताई जा रही थी, जबकि ये बताया जा रहा था कि किस तरह लालच इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। सो दैट वाज द थिंग, दैट वाज द मोरल ऑफ दैट स्टोरी। लेकिन वो मीनिंग क्या था? हिडन था। तो ऐसे कोई भी स्टोरी जिसमें सिंबॉलिक कैरेक्टर यूज़ किया गया हो किसी हिडन मीनिंग के बारे में बताने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिगरी बोलते हैं। बात क्लियर? ठीक। तो ये तो हो गया कॉमन एग्जाम्पल। अब लिटरेचर में भी इसका बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे द फेरी क्वीन, ठीक, ये भी एक एलिगरी है। अब आपको ये बताना है कि द फेरी क्वीन किसने लिखा है, बताइए। द फेरी क्वीन किसने लिखा है?
हु हैज़ रिटन द फेरी क्वीन? यहाँ पे है द फेरी क्वीन, बहुत फेमस वर्क है, आपको बताना है कि फेरी क्वीन किसने लिखा है. We won't proceed ahead until we get the answer. एडमंड स्पेंसर. ठीक है, एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखा है, तो ये एक एलिग्री है. इसी तरह है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये भी एक एलिग्री है. आपको बताना है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसने लिखा है. हु हैज़ रिटन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? बहुत ही फेमस वर्क है. कहा जाता है कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा इसी किताब को पढ़ा गया है इंग्लिश में. इनफैक्ट इंग्लिश में अगर सबसे ज़्यादा किसी बुक को पढ़ा गया बाइबल के बाद तो यही किताब है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. बताइए पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसने लिखा है. ये भी एक एलिगरी है. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसने लिखा है? हु हैज़ रिटन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? बहुत फेमस वर्क है. जॉन बनियान. जॉन बनियान, ठीक है. अगला है हमारा एग्जाम्पल एनिमल फार्म. आप बता सकते हैं इसको एनिमल फार्म किसने लिखा है? ये किताब मेरे पास है एनिमल फार्म. और जिस बंदे ने एनिमल फार्म लिखा है उसी बंदे ने एक और, हाँ, जॉर्ज ऑरवेल ने, और उन्हीं की एक किताब है 1948. दोनों ही किताब जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है. और फ्रांस काफ्का का एक बहुत ही फेमस किताब है मेटामॉर्फोसिस. तो ये सब एलिगरी का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो एलिगरी हमने समझ लिया कि एलिगरी क्या होता है. आगे है एल्यूजन. इसका आप देखते हैं. लिखा है एन एल्यूजन इज ए रेफरेंस टिपिकली ब्रीफ टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और अदर लिटरेरी वर्क विच हैज़ रिजन. ठीक. अच्छा, एलिगरी के बारे में आपको बस इतना चीज़ ध्यान रखना है कि एक हिडन मीनिंग होगा, बस इससे आपका चीज़ क्लियर हो जाएगा. एल्यूजन के बारे में बताइए. देखिए क्या लिखा है कि एल्यूजन किसी एक ऐसे इंसिडेंट को रेफ़र करता है या किसी एक ऐसे चीज़ को रेफ़र करता है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज़ को. ठीक है, किसी एक पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, किसी इवेंट को और अदर लिटरेरी वर्क, हो सकता है किसी और दूसरे वर्क को भी रेफ़र करे जिसके साथ रीडर फेमिलियर है. ठीक है, रीडर. अब इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि कोई बच्चा अगर क्लास में पढ़ने में बहुत तेज़ है, ठीक है, बहुत तेज़ है, ठीक, तो हम उसको बोलेंगे ही इज़ आइंस्टीन ऑफ द क्लास. मतलब क्या कि हम एक ऐसे फेमस साइंटिस्ट की बात की जिससे सामने वाला आदमी फेमिलियर है. अल्बर्ट आइंस्टीन से सब लोग फेमिलियर हैं, तो इस एग्जाम्पल को हम एल्यूजन कहेंगे. ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम एक एल्यूजन कहेंगे. ठीक. इसी तरह विलियम शेक्सपियर, कालिदास को जो है शायद शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, आई थिंक. तो ये भी एक क्या हो गया, एक एल्यूजन हो गया. मतलब कि हम किसी ऐसे पर्सन को रेफ़र करें, किसी ऐसे प्लेस को रेफ़र करें. या एक एग्जांपल आपने क्वेश्चन पूछा जाने कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, शायद अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है. ठीक, तो यहाँ पर हम किसको, इंग्लैंड के मैनचेस्टर को रेफ़र कर रहे हैं. तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, एक एल्यूजन हो गया. तो एलिगरी में एक हिडन मीनिंग होगा और एल्यूजन में किसी एक फेमस या किसी ऐसे चीज़ को रेफ़र किया जाएगा जो हमसे फेमिलियर हो, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं. ठीक. आगे है एनालॉजी. An analogy is a comparison that aims to explain a thing or idea by likening to something else. अच्छा देखिए, एनालॉजी इसके पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको मोटा मोटी बता, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है, एनालॉजी का मतलब क्या होगा कि हम आपको कोई चीज़ बताने के लिए इससे सिमिलर चीज़ का ना हम एग्जाम्पल लिए, उसको हम बोलते हैं एनालॉजी. जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है कि बीइंग द सक्सेसफुल बॉस और सीईओ ऑफ अ कंपनी इज़ लाइक बीइंग एन ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर. जस्ट एज द कंडक्टर नीड्स टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इवन द म्यूजिशियंस इन द बैक रो कैन सिंग. अब देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप किसी कंपनी के सक्सेसफुल सीईओ होना चाहते हैं, ठीक, तो आपको ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रक्टर की तरह होना पड़ेगा. मतलब ऑर्केस्ट्रा का इंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर गाना बजा रहे हैं, वो सामने में खड़ा हुआ होता है. ठीक है, उसके पास एक छड़ी टाइप का होता है, आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा, और वो ऐसे जगह पर खड़ा होता है कि सारा लोग उसको देख सके. तो यहाँ पे भले ही बोला जा रहा है ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रक्टर के बारे में, लेकिन हमारा कहने का सेंस क्या है कि आपको ऐसा बनना है कि आप सब पर नज़र रख सकें. ठीक, तो इसको हम एनालॉजी बोलते हैं. मतलब किसी चीज़ को समझाने के लिए, ठीक, किसी चीज़ को समझाने के लिए हम किसी दूसरे चीज़ का एग्जाम्पल लेंगे, उससे मिलता जुलता, उससे सिमिलर चीज़ का, तो उसी को हम एनालॉजी बोलते हैं. जैसे एक बहुत ही फेमस एनालॉजी है विलियम शेक्सपियर का, उन्होंने लिखा था दैट विच वी कॉल अ रोज़ बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट. मतलब विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि एज वो फूल जिसको हम लोग गुलाब बोलते हैं, अगर उसको हम गुलाब नहीं भी बोलते ना, दूसरा नाम भी बुलाते,
तो उसका महक उतना ही अच्छा होता। ठीक, तो यहाँ पे तो बात की गई है रोज़ की, रोज़ के स्मेल की, लेकिन इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि इंसान के नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर हम महान हैं या कोई महान है तो उसको किसी भी नाम से बोला जाए वो महान ही होगा। यहाँ पे कहने का रीज़न ये है, लेकिन उन्होंने यूज़ क्या किया, एक एनालॉजी यूज किया। क्या एनालॉजी यूज किया, गुलाब का, रोज़ का, कि रोज़ को हम चाहे रोज़ के नाम से बुलाते हैं या किसी और भी नाम से बुलाते हैं, उसका सेंट स्मेल वही रहता, बदल नहीं जाता। तो इसलिए कहा जाए कि नाम में क्या रखा है, तो ये एक एनालॉजी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एलिगरी में मीनिंग हिडन होगा, एल्यूजन में किसी फेमस चीज़ को हम रेफ़र करेंगे, और एनालॉजी में किसी दो सिमिलर चीज़ को ले करके हम बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, ये तीन चीज़ होगी। अगला हमारा टर्म है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है, एनाफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स रिपीट एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज, फ्रेजेज और सेंटेंस। बस इसमें इतना याद रखिए कि एक ही तरह का वर्ड, ठीक है, बार बार रिपीट होगा। जैसे ये एक वर्क है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, जो लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। चार्ल्स डिकेंस ने ए टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखा है। ठीक, अब इससे क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि बताइए कि ए टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस ने। लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि ए टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो टू सिटीज़ है जिसके बारे में बात किया गया वो कौन कौन सिटी है, बताइए। तो आपको आइडिया है अगर तो, कि ए टेल ऑफ सिटीज़ जो चार्ल्स डिकेंस का वर्क है उसमें जो दो सिटी को रेफ़र किया गया है वो सिटी कौन कौन से हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हैं। जो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ है उसमें दो सिटी के बारे में चर्चा किया गया, वो दोनों सिटी कौन कौन से हैं। एक सिटी फ्रांस का और एक सिटी इंग्लैंड का है। अब बताइए, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ में दो सिटी का चर्चा किया गया है। आप गेस करके भी आंसर दे सकते हैं। लंदन और पेरिस। जी, लंदन और पेरिस। तो ये दो सिटी की चर्चा किया गया, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, हाँ, तो वही एक वर्क है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जिसमें चार्ल्स डिकेंस, अब कौन है, एडमिट। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो कि चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, उसमें दो सिटी के बारे में, लंदन और पेरिस के बारे में बात किया गया है। तो उसका ओपनिंग लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, इट वॉज द, इट वॉज द, इट वॉज द। तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसी को हम बोलेंगे एनाफोरा। ठीक, तो चाहे वर्ड रिपीट हो या फ्रेज रिपीट हो या क्लॉज रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, ठीक है, किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में, तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। इजी एग्जांपल है, इसमें कोई आपको माथा पच्ची लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया एनाफोरा का एग्जांपल। अगला है हमारा टर्म एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट समझने से पहले आप समझिए प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट बोले तो हीरो आप समझते होंगे, हीरो। जैसे फिल्म में जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमारा हीरो होता है, तो उसको हम प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं। इसी तरह जब हम किसी वर्क को पढ़ रहे हैं, ठीक है, या किसी नॉवल को पढ़ रहे हैं या किसी पोम को ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी न किसी एक कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, डीपली बताया जाता है, तो जो मेन कैरेक्टर हमारा होता है वही प्रोटैगोनिस्ट कहलाता है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे जब आप हैमलेट पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रिंस हैमलेट है वही प्रोटैगोनिस्ट है। ठीक, इसी तरह बहुत सारे हैं जिसमें एक मेन कैरेक्टर होता है जिसके अराउंड जो है स्टोरी रिवॉल्व करती है, स्टोरी डेवलप करती है, तो उसे हम प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट। और हम जानते हैं कि एंटी लग जाने पे मतलब होता है उल्टा, किसी में एंटी लग गया तो हम उसको उल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटैगोनिस्ट का उल्टा एंटैगोनिस्ट। ठीक, तो जो प्रोटैगोनिस्ट को अपोज करे, ठीक है, उसके अपोजिट में हो उसको हम एंटैगोनिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ कॉमन टू रेफर एन एंटैगोनिस्ट एज ए विलेन। अब समझ गए होंगे आप कि एंटैगोनिस्ट का मतलब हो गया विलेन, ठीक, और प्रोटैगोनिस्ट का मतलब हो गया हीरो। ठीक, तो ये दो बात हो गई कि जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होगा वो हमारा प्रोटैगोनिस्ट कहलाएगा, और उसके अंदर जो उल्टा होगा, उसका ऑपोजिट होगा, उसको हम एंटैगोनिस्ट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ ये होता है कि ज़रूरी नहीं हो कि एंटैगोनिस्ट एक ही हो। कभी कभी क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन भी होता है और कोई फोर्स भी होता है।
तो ज़रूरी नहीं कि एंटागोनिस्ट का मतलब हमेशा होगा कि कोई एक आदमी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको किसी मूवी का एग्जांपल दूं तो उसमें एक तो मान लिया कि जैसे कोई भी नॉर्मल मूवी है उसमें एक विलेन है, ठीक, तो वो एक एंटागोनिस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा वो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के खिलाफ लड़ रहा होता है या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। जैसे अगर आप मार्वल की एवेंजर सीरीज मूवी देखेंगे तो उसमें आपको एक इंस्टीट्यूट का नाम आता है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, जो कि डिस्ट्रक्टिव वीपन वगैरह बनाता है, मिसाइल वगैरह बनाता है जिससे ह्यूमैनिटी को ख़त्म किया जा सके। तो ये लोग जो प्रोटैगनिस्ट है, जो भी मेन कैरेक्टर है, वो लोग उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ लड़ते हैं, मतलब वो साइंटिस्ट का एक इंस्टीट्यूट होता है उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंटेगोनिस्ट कोई कैरेक्टर नहीं हुआ बल्कि एक इंस्टीट्यूट हो गया, मतलब इंस्टीट्यूशन हो गया, वेल जो भी हो, या कोई फोर्स भी हो सकता है कभी कभी, तो उसको हम एंटेगोनिस्ट बोलते हैं। प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर या हीरो, और एंटेगोनिस्ट उसका उल्टा, तो हीरो का उल्टा विलेन हो गया, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एंटेगोनिस्ट, ठीक है। आगे आते हैं हमारा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है, देखिए इसमें भी देखिए एंटी लगा हुआ है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि इसमें भी कुछ उल्टा बोला जाएगा। उल्टा जब भी एंटी लग गया तो मतलब कुछ उल्टा बोला जा रहा है। देखिए पढ़ते हैं इसको, लिखा कि एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है दैट जक्स्टापोजेस, मतलब शो करता है टू कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडियाज़ यूजुअली विद इन पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मतलब कि एंटीथेसिस में क्या होगा कि दो अपोजिट आइडिया को डिस्कस किया जाएगा, अपोजिट आइडिया को, मतलब एक कुछ और है एक कुछ और है, ठीक। आइडिया की यहाँ पर बात हो रही है, टर्म की नहीं बात हो रही है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है नो पेन नो गेन, मतलब कि अगर आप नो पेन नो गेन बहुत सुना होगा, ये पेन क्या है, पेन ये एक नेगेटिव आइडिया है ना, ये नेगेटिव आइडिया है, और गेन क्या है, ये पॉजिटिव आइडिया है। तो ये क्या है, एक तरह से पूरी तरह से उल्टा अपोजिट हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ आइडिया हो गया, लेकिन इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक साथ, है नो पेन नो गेन, सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ना। तो ये हो गया क्या, एंटीथेसिस का एग्जांपल हो गया, ठीक। अच्छा, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल, मतलब कि अगर आप प्लान नहीं बना सके, यानी कि अगर आप प्लान बनाने में असफल हो गए तो आप असफल होने का प्लान बना लिए। इसको समझिए कि अगर हमको फॉर एग्जांपल हमको 10 चैप्टर पढ़ना था और हम प्लान नहीं बनाए, ठीक है, प्लान बनाने में हम असफल हो गए, तो हम असफल होने का प्लान बना लिए। वही चीज़ लिखा हुआ है इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये अपोजिंग आइडिया हो गया, मतलब कि एक में तो बोल दिया कि आप प्लान बनाना फेल हो गए, और एक बोल दिया कि आप फेल होने का प्लान बना लिए। तो ये क्या हो गया, एक एंटीथेसिस का एग्जांपल हो गया। तो एंटीथेसिस में दो अपोजिंग, दो उल्टे आइडिया को, ठीक है, डिस्कस किया जाएगा। सो हो गई एंटीथेसिस। अच्छा, अब इसी से थोड़ा सा रिलेटेड, ठीक है, ऑलमोस्ट रिलेटेड एक टर्म है ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि देखिए, एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स और आइडियाज़, देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स और आइडियाज़ आर इंटेंशनली पेयर्ड। मतलब क्या, देखिए इसमें क्या होता है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म या आइडिया, मतलब दो उल्टे वाली चीज़, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर क्या है, पेयर्ड, मतलब जोड़ा लगा दिया था, एक साथ कर दिया जाता है, ठीक। इसमें क्या है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करके दो अलग अलग उल्टे आइडिया को, सिर्फ आइडिया है इसमें टर्म नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है, आइडिया भी हो सकता है और टर्म भी हो सकता है। तो ज़्यादातर इसमें ना हम टर्म को ही करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होंगे, उल्टे होंगे, ठीक, और क्या होंगे, वो पेयर्ड होंगे, मतलब एक साथ रखे गए होंगे, ठीक। अब देखिए क्यों भैया, तो ये डीपर या हिडन ट्रूथ बताने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है टेरिबली गुड, ठीक। टेरिबल का मतलब था बहुत बुरा और गुड मतलब था अच्छा, तो ये ना ये दोनों साफ उल्टी चीज़ है, उल्टी चीज़, ठीक, लेकिन इसको एक साथ दिया गया है, ठीक है, मीनिंग चेंज होने के लिए। टेरिबली गुड का मतलब था बहुत ज़्यादा गुड, ठीक है, एकदम बुरी तरह से गुड, टेरिबली गुड। अ वाइज फूल, वाइज का मतलब हो गया क्या, पढ़ा लिखा चालाक, और फूल का मतलब बेवकूफ़, तो है ना, ये पूरी तरह से अपोजिट आइडिया हो गया, वाइज फूल। अच्छा, एक आप लोग सुने होंगे VR बॉक्स, जिसका होता है वर्चुअल रियलिटी बॉक्स। तो वर्चुअल का मतलब हो गया ऐसा चीज़ जो काल्पनिक है, और रियलिटी का मतलब क्या, ऐसा चीज़ जो वास्तविक है। तो ये पूरी तरह से उल्टा हो गया ना, ऑपोजिट हो गया, वर्चुअल रियलिटी पूरी तरह से उल्टा हो गया, ठीक। तो इसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं। फिर से एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ऑक्सीमोरन है वो पर्टिकुलर टर्म को या छोटे आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और कॉन्ट्रडिक्टरी हो और इंटेंशनली जानबूझकर क्या किया गया, पेयर्ड किया गया हो, नज़दीक रखा गया हो, एक साथ रखा गया, जैसे यहाँ पर आप एक इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट एंटीथेसिस, इंस्टेड ऑफ expressing some short idea or short terms, we rather talk about any
ब्रॉड आइडिया और एनी ब्रॉड प्लान कि ऑक्सीमोरन में छोटी चीज़ के बारे में बात किया जाए, किसी टर्म के बारे में, और उसे पेयर कर दिया जाएगा, साथ साथ रख दिया जाएगा। लेकिन एंटीथेसिस में ऐसा नहीं है, किसी दो किसको किया जाएगा, आइडिया को। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपने क्या नाम है उसका, उंगली माल डाकू का कहानी सुना होगा, कि वो क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो है किसी गांव में जाकर के कैंप लगाते हैं, ठीक। तो वहीं एक डाकू रहता है, उंगली माल डाकू। वो इतना मतलब रहता है कि वो लोगों को मार करके और उसकी उंगलियों को काट करके उसका माला बना करके जो है गले में डाल लेता है, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध क्या करते हैं कि जब वो ऐसा सुनते हैं कि वो इतना ज़्यादा ये है, बहुत ज़्यादा मतलब कुख्यात है, जो भी और हॉरिफाइंग, उसके बावजूद जो है वो उनके साथ क्या करते हैं, वो नरमी से बतियाते हैं, या जो भी हो मतलब नरमी से ट्रीट करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, ठीक। एंटीथेसिस का एग्जाम्पल हो गया कि वो सामने वाला बंदा क्या है, हेट है या बैड है, लेकिन यहाँ से हम जो उसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो क्या है, लव है या सिंपैथी है या जो भी हो। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एंटीथेसिस का। तो एंटीथेसिस में दो ऑपोजिट आइडियाज़ को हम कॉन्ट्राडिक्ट कराते हैं, लेकिन ऑक्सीमोरन में क्या होता है, छोटे टर्म को हम इंटेंशनली पेयर कराते हैं, नज़दीक रखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बताना चाहूँ आपको डायग्राम के थ्रू, ठीक है, ऐसे ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक। यानी कि ये बाहर वाला जो सर्कल रिप्रेजेंट करता है वो एंटीथेसिस को, और ये जो अंदर वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है वो ऑक्सीमोरन को, ठीक है। तो ऑक्सीमोरन छोटा टर्म हो गया। अब चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ इसमें से। क्वेश्चन इनफैक्ट जो पूछा गया है उसमें से, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 लिखा हुआ है कि द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज डार्कनेस विजिबल, क्या है ये, डार्कनेस विजिबल। डार्कनेस का मतलब क्या होगा, अंधेरा, दिख नहीं सकता है, और विजिबल मतलब ऐसी चीज़ जो दिखती है, ऐसी चीज़ जो दिखती है। तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, ऑक्सीमोरन। हाँ पूरी तरह से ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे किसी आइडिया की बात, यहाँ पे आइडिया कोई थोड़ा, आपको इससे आइडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, ये एक टर्म मिल रहा है, टर्म टर्म टर्म। यहाँ पे आइडिया की बात ही नहीं हो रही है, टर्म मिलता है, और वो भी क्या है, पेयर्ड है, एक साथ रखा गया है, डार्कनेस विजिबल एक साथ पेयर्ड, जानबूझ के इंटेंशनली। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ, यहीं पे अगर इसको एक बड़े सेंटेंस में यूज़ करके लिख दिया जाता, ठीक है, या कुछ और ऐसे लिख देता कि व्हेन द लाइट अपीयर्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डार्कनेस, ऐसे, तब ये क्या हो जाता हमारा एग्जाम्पल, तब ये एग्जाम्पल होता एंटीथेसिस का। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक आइडिया की बात की गई है कि जब लाइट अपीयर होता है तो डार्कनेस जो है उसका कोई प्लेस नहीं रह पाता, तो वो एंटीथेसिस होता है। क्यों, क्योंकि हम एक आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ऑपोजिंग टर्म को हम एक साथ इंटेंशनली पेयर कर दिए, तो यहाँ पर एक सा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीमोरन का, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ एंड वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टर्म। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीमोरन का, ठीक है। अगला टर्म है हमारा एफोरिज्म, ठीक है। एफोरिज्म के बारे में देखिए, एन एफोरिज्म इज अ सेइंग दैट, सेइंग का मतलब कहावत, एन एफोरिज्म इज अ सेइंग दैट कंसाइजली एक्सप्रेसेस अ मोरल प्रिंसिपल और एन ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड प्रेजेंटिंग इट एज ए जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब देखिए एफोरिज्म का मतलब कि कोई एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा कहावत, ये छोटा सा लाइन, ये छोटा सा आइडिया जो किसी जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, उसे हम एफोरिज्म बोलते हैं, बस उसको हम एक एफोरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, वर्ड्स आर ऑफ कोर्स द मोस्ट पावरफुल ड्रग यूज बाय मैनकाइंड, रूडियार्ड किपलिंग का है। अच्छा, रूडियार्ड किपलिंग का एक बहुत फेमस वर्क है, आप बता सकते हैं क्या, रूडियार्ड किपलिंग का एक बहुत ही फेमस वर्क है जो आप बता सकते हैं क्या, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, मोगली कह के। हाँ हाँ सर, हाँ जंगल। जी, उसका नाम है द जंगल बुक। तो रूडियार्ड किपलिंग से अगर क्वेश्चन पूछा तो जंगल बुक से ही पूछेगा। तो ये वही किताब है, देखिए इसमें लिखा है कि वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग यूज्ड बाय मैनकाइंड। कहा कि ड्रग तो भैया ड्रग हो गया, लेकिन वर्ड्स जो है सबसे मोस्ट पावरफुल ड्रग है जो इंसान यूज़ करते हैं। ये सही बात है, अगर आप डीपली देखोगे तो जो नशा होता है, ठीक है, वो एक दिन दो दिन रहा, ठीक, ख़त्म हो गया किसी भी ड्रग का, या उसको लेने के लिए आपको बार बार लेना होगा। लेकिन वर्ड्स में जो है, वर्ड्स में बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है, आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो। आई मीन यू अंडरस्टैंड और आई एक्चुअली वांट टू से कि वर्ड्स कैसे एडिक्टिव हो सकते हैं।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूँ, बहुत से लोग रात को 2-2 बजे 3-3 बजे 4-4 बजे बात करते रहते हैं, 8-8 घंटे 9 घंटे बात कर रहे थे, तो उन पर ये चीज़ सेट करती है। ठीक, वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग यूज बाय मैनकाइंड, तो इट इज़ वॉट एफोरिज्म। अगला एफोरिज्म जैसे द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आर द हार्डेस्ट टू आंसर, कि जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं आंसर करना, ये भी एक एफोरिज्म है। तो एफोरिज्म का मतलब मोटा मोटी कि एक किसी लाइन से या किसी एरेज कहावत प्रोवर्ब से किसी सेइंग से ना छोटा सा होगा लेकिन उससे एक जनरल ट्रूथ का जो है बात किया जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा एफोरिज्म। अगला हमारा है एपोस्ट्रॉफी। अच्छा, एपोस्ट्रॉफी ग्रामर में भी आता है एक एपोस्ट्रॉफी जो पोजीशन को शो करता है। जैसे अगर बोला जाए कि सोहन का घर, तो ये हो जाएगा सोहन्स हाउस या सोहन्स होम, उसको हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो वो हो गया हमारा ग्रामर वाला एपोस्ट्रॉफी। चलिए, अब एपोस्ट्रॉफी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रामर वाले, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। ठीक है, आपको एपोस्ट्रॉफी से ही कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे चार्ल्स डिकेंस का नाम आपने सुना होगा, ये नाम है चार्ल्स डिकेंस का। ठीक है, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। चलिए, इसको थोड़ा इधर ले आया जाए यहाँ पर। चलिए, अब इसमें थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं हम। इसको कर दिया 1, इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3, इसको कर दिया 4, इसको कर दिया 5, 6 और 7। चलिए, अब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। सॉरी, यहाँ पर बुक होना चाहिए। पहले आप इन सारे एग्जाम्पल्स को देखिए। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स को देखिए। देख लिया आपने? दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? स्क्रीन शेयरिंग तो ऑन है। रुक जाइए, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। अब दिख रहा है? टोटल 7 एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है। दिख रहा है। अब आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये 3 नंबर और 4 नंबर जो एग्जाम्पल है, 3 नंबर और 4 नंबर, इसमें कौन सा सही है? दोनों सही है या दोनों गलत है और क्यों? 3 नंबर और 4 नंबर जो है उसमें कौन सही है कौन गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है और क्यों? बताइए। एपोस्ट्रॉफी का क्वेश्चन है बस। कोई भी आंसर कर सकते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर जो सेंटेंस है हमारा, इसमें कौन सही है और कौन गलत है और क्यों, यही बताना है। तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ज़रूर। एपोस्ट्रॉफी पढ़िए। 3 नंबर और 4 नंबर सेंटेंस में कौन सही है कौन गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, साथ में बताइए, जल्दी बताइए। वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन को बोल दिया जैसा। क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयरिंग तो ऑन, 1 मिनट में फिर से ऑन कर दे रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग। फिर से शेयर कर ले रहा हूँ। आई होप अब दिख रहा हो।
देखिए अब दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। चलिए सर। आरे आरे आप फिर से ज्वाइन करिए। हाँ अच्छा बताइए, बाकी लोगों को तो दिख रहा होगा ना। अब बाकी लोग बताइए कि इसमें 3 नंबर और 4 नंबर सेंटेंस में कौन सही है और कौन गलत है। 4 नंबर 4 नंबर गलत है। सही है। 4 नंबर सही है, 3 नंबर गलत है। बताइए। और बाकी लोग बताइए, अगर 3 नंबर गलत है तो क्यों गलत है ये बताइए। बाकी सब लोग चुप हैं। बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, यू मस्ट नो द आंसर। एपोस्ट्रॉफी का क्वेश्चन है, मैंने बहुत भारी ग्रामर से पूछा भी नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है और ये आपको आना ही चाहिए। इट इज़ अज्यूम्ड। 3 नंबर और 4 नंबर में कौन सा सही है। 5 नंबर गलत है। जब 5 नंबर पे अभी नहीं जा रहे हैं हम, 3 और 4 पर ही हैं। और 3 और 4 हाँ 3 4 में बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। दोनों सही है। दोनों सही दोनों है। सही है। ठीक है, दोनों सही है। और दोनों लोग सही है। ठीक। अब ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि दोनों सही है, कि दोनों का मतलब क्या होगा। जैसे रोहन बुक का मतलब है कि रोहन का किताब, एक लड़का है उसका नाम रोहन है, उसकी किताब है। तो उसी तरह 3 और 4 नंबर दोनों सही है, तो दोनों का मतलब बताइए क्या होगा। दोनों को एक होता है लड़की का स्कूल, एक लड़कियां का स्कूल। नहीं, लड़की का स्कूल लड़कियां का स्कूल, तो दोनों, क्या दोनों सही हो सकता है। गर्ल्स स्कूल ये वाला 3 नंबर का मतलब हुआ कि सिर्फ एक लड़की का स्कूल है, और 4 नंबर का मतलब हुआ कि जनरली लड़कियों का स्कूल है। तो कोई भी स्कूल एक लड़की का स्कूल नहीं हो सकता। नहीं होता है सर। हाँ है ना, कोई भी स्कूल किसी एक लड़की का नहीं हो सकता। यूजुअली लड़कियों का स्कूल होता है तो वो गर्ल्स स्कूल होगा, इसीलिए 3 नंबर गलत है। 3 नंबर नहीं हो सकता, गलत है। ठीक, ये गलत है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि बॉयज़ हॉस्टल, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा, बॉयज़ लिख लेंगे फुल वाला, बाद में सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर 4 नंबर सही है, 3 नंबर गलत है, वो होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि स्कूल या कुछ भी जो है एक का नहीं होता है, सबका होता है। मतलब हम यूजुअली जनरल वे में जब बात कर रहे हैं तो प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, तो प्लूरल नाउन का गर्ल्स स्कूल सही होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ज़रा 5 नंबर हम नाम है उनका, CHARLES, चार्ल्स, DICKENS, ये नाम है उनका। ठीक है, अब उनकी किताब के बारे में जब बोलेंगे तो 5 नंबर बोलेंगे या 6 नंबर बोलेंगे बताइए। उनका नाम पहले देख लीजिए, चलते 6 नंबर बोलेंगे। और बताइए, और दूसरे लोग बताइए 5 नंबर या 6 नंबर में क्या बोलेंगे हम। 5 नंबर 5 नंबर। और बताइए 6 नंबर 6 नंबर। 6 नंबर वाले बताइए कि 5 नंबर क्यों नहीं होगा, और 5 नंबर वाले बताइए 6 नंबर क्यों नहीं होगा। 5 नंबर इसलिए नहीं होगा कि इस नाम के अंत में एस साउंड है। ठीक है, एस साउंड है तो ओनली एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, और जो कि इस नंबर में दिया हुआ है। चलिए ठीक। और दूसरे लोग बताइए जो लोग बोल रहे हैं कि 5 नंबर सही है। लास्ट में साउंड है लेकिन वो प्लूरल नहीं बताता है। ठीक है, ये भी बात सही है कि लास्ट में ऐसे, लेकिन वो प्लूरल नहीं बताता है। ठीक है, और कोई। ठीक, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 5 नंबर और 6 नंबर है दोनों का दोनों ही सही है। फिर से, जो 5 नंबर है 6 नंबर है, दोनों का दोनों सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है। ठीक, अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। जब हमारे पास कोई ऐसा नाम हो, मैं नाम की बात कर रहा हूँ, वर्ड की नहीं। अगर ये इसको लेकर के चलें, इस वाले को, तो इसके लास्ट में एस है, लेकिन ये नाम नहीं है, ये एक वर्ड है, तो इसमें एस लगाने का कोई केस आता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, उस पर एस लगा के छोड़ दिए। लेकिन ये ऐसा नाम है जिसके लास्ट में एस आ रहा है, ये वर्ड नहीं है, इट इज़ नॉट अ वर्ड। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड नॉट अ कॉमन नाउन दैट वी कैन ट्रीट इट एज अ सिंगुलर और प्लूरल। इट इज़ एक्चुअली अ प्रॉपर नाउन, सो देयर इज़ नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये एक ऐसा नाम है जो एस पर ख़त्म हो रहा है। तो जब हमारे पास एक ऐसा नाम हो जो एस पर ख़त्म हो रहा हो, तो हम उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं या एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा सकते हैं।
फ़र्क क्या होता है, बस एक छोटा सा फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है कि जब आप सिर्फ एस लगाएंगे तो उसको आप पढ़ेंगे सीधे डिकेंस, डिकेंस बुक, इसको क्या पढ़ेंगे, डिकेंस बुक। लेकिन जब आप एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगा देंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, तब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डिकेंसिस बुक, डिकेंसिस, डिकेंसिस बुक, डिकेंसिस बुक, डिकेंस बुक, डिकेंसिस बुक, डिकेंस बुक, डिकेंसिस बुक। समझ गए? तो यही फ़र्क है। और बाकी 7 नंबर तो बच्चा बता देगा कि ये सही है, चिल्ड्रन लग गया, उसके बाद सीधे एस लग गया। ठीक है। 5 नंबर में हम रिसेंटली पढ़े हैं शायद ऑक्सफोर्ड में, तो नाम के साथ भी एपोस्ट्रॉफी, हाँ, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज किया हुआ था। हम आई थिंक हम सोचते हैं शायद ऑक्सफोर्ड ग्रामर में पढ़े थे। मतलब आर के सिन्हा, के सी सिन्हा का जो है, ना किसी सिन्हा नहीं था, आर के सिन्हा। अब जो भी आर के सिन्हा, के सी सिन्हा, तो उसमें क्या लिखा है कि सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज करना है, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, हमको थोड़ा यही 2-3 दिन पहले ही देखे थे। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपको इंडियन ग्रामर की किताबों से दूर रहना है। अब चूंकि मैं आपको छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको अब रेफरेंस देकर ही छोड़ूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। वैसे सर मेरे पास तो रेन मार्टिन भी है। रेन मार्टिन की बेकार किताब है, उसको तो पढ़ कर के लोग दिमाग खराब हो जाएगा। पेज नंबर 2 मैं दिखाता हूँ आपको, तुरंत रेफरेंस दिखाता हूँ, घबराइए नहीं। मिल गया, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। किधर गया लिंक, पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ मीटिंग को, फिर रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। बस 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। आपको दिख रहा होगा वीडियो, ठीक है। ये देखिए, ये किताब है ग्रामर फॉर ग्रोन अप्स, इसको लिखा है क्रैग श्रीव्स ने, ठीक है। इंग्लैंड के बहुत ही फेमस अच्छे ऑथर हैं ग्रामर के, खासकर। और भी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, उनमें भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे याद था कि यहाँ पर इसलिए दिखा रही, ये किताब है, ठीक है। इसमें आपको ये देखिए एपोस्ट्रॉफी का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, एपोस्ट्रॉफी का इसमें देखा है, पेज नंबर 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या कि चार्ल्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ल्स या चार्ल्सेस, यानी यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी सिर्फ लगा है, ठीक है। और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगा है, क्या लिखा है, ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। अब फ़र्क क्या है यहाँ पर दिखाते हैं आपको हम, फ़र्क इसमें क्या बता रहा है। देखिए इसमें फ़र्क बता रहा है कि जब हम सीधे एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी के बाद कुछ नहीं लगाते हैं, तो इसको सीधे पढ़ेंगे इवांस रिपोर्ट, यानी इवांस लिखा हुआ था और सीधे हम एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दिए, तो इसको सीधे पढ़ेंगे क्या, इवांस रिपोर्ट। लेकिन जब हम एपोस्ट्रॉफी के बाद एस भी लगा दें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर इवांसिस रिपोर्ट, देखें यहाँ पे दिख रहा होगा इवांसिस रिपोर्ट, क्लियर। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विलियम्स, विलियम्स है, अगर सीधे एपोस्ट्रॉफी लगा दिए तो इसके पढ़ेंगे विलियम्स विक्ट्री, ठीक। लेकिन जब हम एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगा दिए तो इसको पढ़ेंगे विलियम्सेस, जेड साउंड आ जाएगा। तो इसमें यही फ़र्क होता है और यही सही भी है, ठीक है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी किताबें दिखा, ये तो बहुत एक छोटी सी किताब है ना, आपको बहुत सारी मोटी मोटी किताबें दिखा सकता हूँ, ऑथेंटिक किताबें जो कि इंग्लैंड से लिखी गई है और जिन्होंने मतलब जो ग्रामर के ही टीचर हैं उन्होंने लिखा है, ठीक। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, सीधे एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी। फ़र्क सिर्फ यही होगा कि एपोस्ट्रॉफी अगर यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं जो लिखा है वही, जैसे डिकेंस, लेकिन अगर उसमें एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा दिए तो सिज, सिज ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये छोटी बात हो गई, पानी पी लेते हैं। ये क्लियर हो गई ये बात, ठीक। आगे चलते हैं हम, हमारा अब शुरू हो गया, ये सब हम नॉर्मल चीज़ें बात करनी जो ज़रूरी थी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट आते ही हैं, ठीक। अगला है हमारा, अब हम लिटरेचर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और हम कल लास्ट क्लास में हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड तक हमने देख लिया था, मतलब चौसर से पहले के जितने भी हमारे पास राइटर थे उन सब को हमने देख लिया, उनकी मेजर वर्क को देख लिया,
उस टाइम में जो मूवमेंट्स वगैरह जो सारी चीज़ हुई थी उनको देख लिया। आज हम चौसर को पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ चौसर को, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके कॉन्टेम्प्रेरी को ही पढ़ेंगे। अच्छा, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब क्या होता है बताइए तो कोई आदमी। कॉन्टेम्प्रेरी मतलब समकालीन। हिंदी नहीं बोलना है। अब हम इसी आपको समय पूछे कि एप्पल क्या होता है तो आपसे बोल दिएगा नहीं, बताना है आपको कॉन्सेप्ट उसका। कॉन्टेम्प्रेरी क्या होता है? थिंग हैपन सेम टाइम। हाँ ठीक है, ये हुआ ना बात कि जब कोई भी चीज़, अलग अलग चीज़ या दो भी चीज़ एक टाइम हो तो उसको हम कॉन्टेम्प्रेरी बोलें। जैसे हम सब मान लिया जितने भी 22-24 वाले बीर वाले बच्चे हो गए, सब एक साथ कर रहे हैं तो आप सब हम सब जो है कॉन्टेम्प्रेरी हो गए। तो कॉन्टेम्प्रेरी मतलब कि कोई भी दो चीज़ एक साथ होता है तो उसको हम कॉन्टेम्प्रेरी बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर बोला जाए कि चौसर और कॉन्टेम्प्रेरी तो मतलब कि उसके साथ साथ जो सारे ऑथर थे उनको हम कॉन्टेम्प्रेरी बोलेंगे। ठीक है, तो इस एज में, अब इसको चौसर का एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो मेजर पोइट थे हमारे या मेजर राइटर आप कहिए वो चौसर थे। ठीक, इसीलिए इसको एज ऑफ चौसर बोला जाता है। या इसको आप कहीं कहीं मिडिल इंग्लिश पीरियड भी आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है ये होना चाहिए कि क्या हो गया। ठीक, एज ऑफ चौसर में 5 मेजर राइटर थे उस टाइम के। देखिए, सबसे पहले है लैंगलैंड, ठीक है, विक्लिफ, गोवर, मैंडेविल और चौसर। ठीक है, इनके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। अभी एक मैं सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे दिया हूँ कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि इस पीरियड में कौन कौन से मेजर राइटर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड द ग्रेटेस्ट लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑफ द एज वॉज दैट ऑफ दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो, whose work then at the summit of their influence in Italy profoundly affected the literature। अब एक चीज़ देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर की तो उसमें आपको ये लगेगा कि जो इंग्लैंड का जो लिटरेचर है ना वो इटली, ठीक है, फ्रांस और ग्रीक, हाँ इटली, फ्रांस, ग्रीक, यहाँ के लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक, तो उसमें भी जो ना कुछ कुछ मेजर राइटर थे उस टाइम के, जैसे अभी इटली के इन तीनों का नाम दिया गया है, बहुत फेमस थे। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। दांते एक ऐसा बंदा है जिसने दो बहुत 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 ग्रेट फेमस वर्क लिखा है। पहला इनका वर्क था डिविनिया कॉमेडिया, जिसको हिंदी में हम इंग्लिश में बोलते हैं द डिवाइन कॉमेडी। ठीक, और दूसरा इनका वर्क था इन्फर्नो। ठीक है, इन्फर्नो से क्वेश्चन ना 11-12 में पूछा हुआ है शायद। ठीक है, इसी साथ। और पेट्रार्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इन्हीं की वजह से जो है हमारे पास सोनेट आया है। इटली में सबसे पहले पेट्रार्कन सोनेट आया था, इसी ने शुरू किया था। और इनसे सीख करके जब थॉमस याट और हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे वहाँ इटली घूमने गए तो देखा कि ऐसे लिख रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर उसको ले आए। सोनेट में जो है 14 लाइन होता है। अच्छा, अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वो इसलिए कि उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था। ठीक है, अब कोई आदमी बताइए कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स क्या राइम होता नहीं है? होता, मीटर होता। ब्लैंक वर्स राइम होता, राइम नहीं होता, मीटर होता। ठीक है, राइम नहीं होता, मीटर होता है। और फ्री वर्स किसको बोलेंगे? दोनों नहीं रहता। ठीक है, शाबाश। कि और जिसमें दोनों हो उसको हम फॉर्मल वर्स बोलते हैं, या जो उसको फॉर्मल ही वर्स बोला जाता है। तो पेट्रार्क ने जो है, पेट्रार्क से इन्फ्लुएंस होकर के ये थॉमस याट और अर्ल ऑफ सरे वो लोग लेकर के ब्लैंक वर्स को भी जो है अर्ल ऑफ सरे ने किया। अच्छा, बोकाशियो का नाम एक जगह बार बार लिया जाएगा कि बोकाशियो की एक किताब थी जिसका नाम था डेकामेरॉन, DECAMARON, डेकामेरॉन। इस डेकामेरॉन को बहुत से लोगों ने यूज़ किया है, इवन विलियम शेक्सपियर ने भी यूज़ किया है अपने मटेरियल के लिए। डेकामेरॉन में कुछ नहीं था, बेसिकली 100 स्टोरियाँ थी। तो अगर बोकाशियो से क्वेश्चन पूछा था तो यही पूछता है कि व्हाट इज़ द फेमस वर्क ऑफ बोकाशियो which has been used by many authors of England including William Shakespeare। तो उसका आंसर होगा डेकामेरॉन। या ऐसे पूछेगा कि who has written the great influential work, डेकामेरॉन, तो बोकाशियो होगा इसका आंसर। तो उस टाइम के, जिस टाइम में हमारे एज ऑफ चौसर चल रहा था, जोफ्री चौसर थे, उस टाइम में इटली के ये 3 बंदे थे, दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो। दांते का था द डिविनिया कॉमेडी या द डिवाइन कॉमेडी, पेट्रार्क का सोनेट था और बोकाशियो का डेकामेरॉन था। ठीक, अब आती है बात हमारे जोफ्री चौसर की। हमने नाम उसका सिर्फ चौसर लिखा है, जोफ्री छोड़ दिया है, वो आपको पता ही होगा। ये उनका फ़ोटो हो गया, जोफ्री चौसर का फ़ोटो हो गया, आप देख सकते हैं। जोफ्री चौसर के बारे में लिखा हुआ है कि ही वॉज द फर्स्ट पोइट टू बी बेरिड इन वेस्टमिंस्टर एबे।
अब ये क्या बोला है भैया, वेस्ट मिंस्टर एबे, जिसको अभी द पोइट्स कॉर्नर बोला गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये एक चर्च टाइप का है। ठीक है, बड़ा ही धांसू सा लगता है। देख लेते हैं सब लोग। देखिए गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं वेस्ट मिंस्टर एबे, ये रहा, इसका इमेज निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है ये चीज़ इसी को, ये अभी का है, उस टाइम में इतना अच्छा नहीं रहा होगा, ये पता नहीं उस टाइम भी ऐसा रह सकता होगा। तो ये वेस्टमिंस्टर एबे है। इसी में बहुत सारे पोइट को जो है ना बेरी किया गया है, बेसिकली दफनाया गया, मतलब उनका अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया। तो ये वेस्टमिंस्टर एबे है। ये कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगता होगा कि जगह नहीं, मतलब ये एक चर्च टाइप का है। और इसी में जो ग्रेट पोइट वगैरह हुआ करते थे या जो भी ग्रेट लिटरेरी फिगर हुआ करते थे उनको यहाँ दफनाया जाता था। तो जो हमारे ये हैं जोफ्री चौसर, ये पहले ऐसे ऑथर थे, पहले ऐसे राइटर थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबे में बेरी किया गया था, दफनाया गया था, जिसको अभी द पोइट्स कॉर्नर बोलते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट लिटरेरी फिगर हु वॉज बेरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे, आंसर होगा जोफ्री चौसर। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द एबे इज़ कॉल्ड द पोइट्स कॉर्नर, तो वेस्टमिंस्टर एबे, या उसका उल्टा भी पूछ सकता है। ठीक है, अर्नोल्ड कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड बहुत बड़े क्रिटिक थे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला था इनको। ऐसा क्यों बोला था? ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले पोइट्री नहीं लिखी गई, बीवोल्फ हो गया, बहुत बड़ा इपिक पोइट्री है, फिर भी इनको क्यों इंग्लिश पोइट्री का फादर बोला जाता है। उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि इससे पहले ही बहुत सारे वर्क लिखे गए हैं, बहुत सारे वर्क लिखे गए हैं, बड़े बड़े वर्क लिखे गए हैं। ठीक है, चाहे वो ब्रूट हो या हिस्टेरिया रिगम ब्रिटानिया हो या फिर एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल हो, या जो भी हो। ठीक है, द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड हो, ये सारे वर्क लिखे गए हैं। लेकिन होता क्या था कि पहले जो वर्क लिखे जाते थे ना, वो ग्रीक या लैटिन में लिखे जाते थे। जोफ्री चौसर ऐसा बंदा था। हाँ, ये है कि इसने भी जो है अपना जो मटेरियल है या जो कि उसे कहिए कि आप सोर्स है, वो दूसरे किताबों से लिया है, दूसरे सोर्स से लिया, जैसे इटली से लिया है या दूसरे देशों से लिया है। लेकिन इन्होंने किया क्या कि सोर्स दूसरे लैंग्वेज में होने के बावजूद इन्होंने जब लिखा है तो मोस्ट ऑफ वर्क इनका इंग्लिश में ही लिखा गया, मतलब इन्होंने इंग्लिश में ही लिखा है। तो इसीलिए हम इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में लिखा है मैक्सिमम वर्क इनकी। ठीक है, ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इनको इंग्लिश पोइट्री का फादर बोला जाता है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। ही इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग, ये छोड़िए इसको, ये याद रखना जरूरी है कि इनको इंग्लिश पोइट्री का फादर बोला जाता है और ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है। और क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना मैक्सिमम वर्क इंग्लिश में ही लिखा है। ठीक है, आगे है कि ही इज़ द फर्स्ट वन टू यूज़ ओटावा राइमा इन द बुक ऑफ डचेस। बुक ऑफ डचेस इनका जो है एक पोइट्री कलेक्शन था जिसमें इन्होंने ओटावा राइमा लिखा है। अब भैया ये ओटावा राइमा क्या चीज़ है? देखिए, ओटावा राइमा जो है 8 लाइनों, ओटावा है तो मतलब 8 हो ही गया, 8 लाइनों की, ठीक है, एक स्टेंजा है, 11 सिलेबल, यहाँ पे मैं 11 नहीं लिखा, इनफैक्ट 11 हो गया यहाँ पर। 8 लाइनों का स्टेंजा होता है जिसमें 11 सिलेबल होता है। ठीक, और उसका राइमिंग क्या होता है? ए बी ए बी ए बी और सी सी। ठीक है, ये राइम है, तो इसको हम ओटावा राइम बोलेंगे। ओटावा है मतलब 8, ठीक, और 11 सिलेबल का होता है ये सारा लाइन। और उसमें क्या हो जाता है, ये हमारा राइम स्कीम है, ए बी ए बी ए बी और सी सी। सिलेबल के बारे में हम अभी जस्ट देखे थे। अच्छा, 11 सिलेबल हो गया तो ये किसी भी मीटर में नहीं आएगा, मतलब मोनोमीटर, डाईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए हमको क्या होना चाहिए? पेयर बनना चाहिए, जबकि 11 का पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ओटावा राइमा में 8 लाइन है, इतना याद रखना है। और ज़्यादा आपको याद रखना है तो आप उसका राइम स्कीम याद रख सकते हो। ठीक है, बस यही रखना है। आगे है कि ही फर्स्ट यूज हीरोइक कपलेट इन द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन। ये इनका वर्क है द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, और उसमें यूज़ किया है इन्होंने हीरोइक कपलेट। अब इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हीरोइक कपलेट होता क्या है, उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि कपलेट क्या होता है। कपलेट का मतलब कपल, कपल का मतलब होता है एक हस्बैंड वाइफ, 2। तो इसी तरह कपलेट में भी 2 लाइन होता है। ठीक, टर्सेट में 3 लाइन, क्वार्टेट में 4। ठीक है, तो कपलेट में 2 लाइन होता है। अब इसमें हीरोइक क्यों लगा भैया? कपलेट तो समझ में आ गया, लेकिन हीरोइक क्यों लगा? देखिए, हीरोइक कैसे लगा कि जब 2 कपलेट हो। अच्छा, ये भी आइमिक पेंटामीटर में ही होगा, देखिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद समझिए, एक लाइन लिख दिया मैंने, दूसरा लाइन लिख दिया, ठीक है, और ये दोनों ही आइमिक पेंटामीटर में है। आइमिक पेंटामीटर मतलब 5 फीट होगा, यूएस यानी अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। और
हीरोइक इसको क्यों बोला गया, क्योंकि जब इसका आप थीम पढ़ोगे ना, मतलब इसको एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि किसी हीरो की बात की गई है, मतलब किसी ऐसे कैरेक्टर को ग्लैमराइज किया गया है, ठीक है, हीरोइक कहा गया है, तो वो हीरोइक कपलेट कहलाता है। ऐसे हम किसी भी 2 लाइन वाले को कपलेट बोल देंगे, किसी भी 2 लाइन को कपलेट बोल देंगे, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रखा हूँ, तो इसको भी हम कपलेट ही बोलेंगे। लेकिन जब वो किसी हीरो की बात की जाए, किसी कैरेक्टर को ग्लैमराइज किया जाए, तभी वो हीरोइक कपलेट कहलाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और ऐसा यूजुअली इपिक या लॉन्ग नैरेटिव इंग्लिश पोइट्री में किया जाता है, मतलब जो छोटे मोटे पोएम हैं उसमें हीरोइक कपलेट का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर इपिक में किया जाता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ क्या लिखा हुआ है कि डेका सिलेबिक कपलेट, क्या लिखा हुआ है, डेका सिलेबिक। अभी मैं आपको बताया मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, डेका, डेका माने 10, सिलेबिक यानी क्या 10 सिलेबल, 10 सिलेबल यानी 2-2 सिलेबल मिला करके 5 फीट बनेगा तो पेंटामीटर, तो इसीलिए इसको हम आयमिक पेंटामीटर भी बोलते हैं। डेका सिलेबिक यानी 10 सिलेबल वाला, और पेंटामीटर मतलब 5 फीट होगा तो उसको आयमिक पेंटामीटर बोलेंगे। तो हीरोइक कपलेट के बारे में आपको याद ये रखना है कि हीरोइक कपलेट है 2 लाइन होगा, डेका सिलेबिक होगा मतलब 10 सिलेबल वाला होगा, और 10 सिलेबल वाला है यानी 2-2 का पेयर करके 5 फीट बनेगा, मतलब आयमिक पेंटामीटर होगा, ठीक। इसका यूज़ मैक्सिमम हम इपिक या फिर लॉन्ग नैरेटिव पोइट्री में करते हैं। इतनी बात आगे समझ में, ठीक। अच्छा, यहाँ पर शेक्सपियर का सोनेट 116 का 2 लाइन जो है लिखा गया है, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी। ये जो आप एक चीज़ देखिए, ये जो है ना, ये ई का कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसको हम प्रूव्ड पढ़ेंगे, ठीक है, प्रूव्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और VER लिखा रहेगा तो इसको ओवर पढ़ेंगे, ओवर, ठीक है, इस तरह से, मतलब एपोस्ट्रोफी ना बहुत सारे वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर ई हो गया तो ये प्रूव्ड हो गया। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रीड नॉर नो मैन एवर लव्ड। तो ये कपलेट है लेकिन ये हीरोइक कपलेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी ऐसा हीरो की बात नहीं की जा रही है। अगर किसी हीरो की बात की जाती या किसी कैरेक्टर को ग्लैमराइज किया जाता तब वो हमारा हीरोइक कपलेट कहलाता, ठीक। तो अब इसी में क्या लिखा गया है कि देखिए, दिस ब्रिंग्स अस टू फाइनल कंक्लूजन कि कंटेक्स्ट, किसी कपलेट को आप हीरोइक कपलेट बोलेंगे या वो हीरोइक कपलेट होगा, इसके लिए ज़रूरी है कंटेक्स्ट होना। कंटेक्स्ट मतलब कि वो किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। अगर किसी हीरो की बात हो रही है या किसी कैरेक्टर को ग्लैमराइज किया जा रहा है तब वो हीरोइक कपलेट होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। तो हीरोइक कपलेट कोई भी कपलेट हो सकता है, अगर वो डेका सिलेबिक हो मतलब 10 सिलेबल वाला हो, पेंटामीटर हो, ऑब्वियसली बात है आयमिक पेंटामीटर होगा, और किसी हीरो की बात की जा रही है, बस इतना ही बात हो गया। तो हमने हीरोइक कपलेट देख लिया, ओटावा राइमा देख लिया, ठीक है। हीरोइक कपलेट के बारे में आपको ये याद रखना है कि इट डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट। 2 लाइन का हो गया तो हीरोइक कपलेट नहीं होगा, अगर उसका कॉन्टेक्स्ट हीरोइक है, ये थीम हीरोइक है, तब जाकर के वो हमारा हीरोइक कपलेट होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम राइम रॉयल पे, ठीक है। राइम रॉयल क्या है भैया, देखिए रॉयल से आपको लग रहा होगा कि किंग उंग के बारे में है, ठीक है, और राइम तो आप समझ ही रहे होंगे राइम क्या होता है, ठीक है। तो इनका जोफ्री चौसर का एक वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ठीक है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। अच्छा, सेम नाम का एक वर्क है विलियम शेक्सपियर का ट्रोइलस एंड क्रेसीड, तो वो इसी से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं राइम रॉयल के बारे में। देखो कि राइम रॉयल इज 10 सिलेबल लाइन अरेंज्ड इन 7 लाइन स्टेंजा, यानी कि 10 सिलेबल वाला, ठीक है, 7 लाइन का स्टेंजा होता है, 7 लाइन का स्टेंजा होगा 10-10 सिलेबल वाला, ठीक। और ये फिर देखिए क्या है, आयमिक पेंटामीटर, 10 सिलेबल आ गया तो 2 का पेयर बनेगा, आयमिक पेंटामीटर हो गया। और इसका राइम स्कीम क्या है, AB BCC, ठीक है। अच्छा, इसका नाम राइम रॉयल क्यों पड़ा भैया, एक स्कॉट के किंग थे, किंग जेम्स 1, ठीक है, उनका एक वर्क है किंग स्क्वायर, उसमें उन्होंने इस राइम को यूज़ किया था। अब चूँकि ये किंग थे इसीलिए इसका नाम राइम रॉयल पड़ गया, ठीक है। तो राइम रॉयल से कुछ चीज़ जान लीजिए कि राइम रॉयल का सबसे पहला यूज जो है जोफ्री चौसर ने अपने वर्क ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में किया था। राइम रॉयल में आयमिक पेंटामीटर होगा और 7 लाइन स्टेंजा होगा, ठीक। राइम रॉयल का नाम राइम रॉयल इसलिए पड़ा कि इसको स्कॉटिश किंग जेम्स 1 ने यूज़ किया था अपने बुक किंग स्क्वायर में, ठीक है, ये बात। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु हैज़ रीजन किंग स्क्वायर, तो वो
किंग जेम्स वन ने किंग स्क्वायर लिखा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यह कि जोफ्री चौसर यूज्ड अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस फ्रॉम थ्रू आउट यूरोप इन हिज राइटिंग बट ही रोट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। देखिए यही बात मैंने आपको बताया था कि ये बंदा जो है पूरे यूरोप के से मटेरियल उठाया है। ठीक है, अलग अलग कल्चर का रेफरेंस यूज़ किया है, बहुत सारी जगह से उठाया है, लेकिन इस बंदे ने ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा है। भले ही इनका मटेरियल जो है अलग अलग कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड है, अलग अलग कल्चर से इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब इन्होंने लिखा है तो इंग्लिश में लिखा है। और चूँकि इन्होंने इंग्लिश में लिखा इसीलिए इनको हम ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि पोएम ऑफ द फर्स्ट पीरियड। ठीक है, अच्छा इनके लाइफ को ना, अच्छा इससे पहले मैं थोड़ा आगे चलूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि टीआरई में आया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अभी मिल गया है तो मैं निकाल लेता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। ऐसे आपको याद भी रहेगा, कंटेक्स्ट में है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करिए आप, क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा ये रहा 75। देखिए अभी जो हम पढ़ाए हैं सेम वहीं से है, आंसर करिए इसको। $75 नंबर आंसर करिए। मीटर के बारे में भी हम पढ़े हैं सारा, डेक्टाइल आयम, एनापेस्ट, ट्रोकी आयम, सारा उसी से बेस्ड क्वेश्चन है ये। 75 नंबर टीआरई का ही है। डी नंबर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ देम। डी नंबर, ठीक है। बाकी और लोग बोलिए, एक आदमी तो बोल दिए डी होगा, और दूसरे लोग बोलिए। और बाकी लोग बोलिए, ट्राई करिए, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से सी नंबर है। चलिए मेरे यहाँ सी नंबर, चलिए डी और सी आ गया। और दूसरे लोग बोलिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं। इसमें लिखा क्या गया है, इसमें लिखा गया है कि देखिए टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल यानी कि यू यही ना, फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, ये होगा। जो बोला था वही हम लिख दिए, UUS। अगर इसको ये हो गया ना, अगर हम इसको डायग्राम के हिसाब से लिखें तो ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, यही ना। अब देख लेते हैं हम जो अभी हम पढ़े हैं, यही है ऊपर में। इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने इस पर, जो हम आपको समरी दिए हैं उस पर। देखिए ये रहा हमारा समरी। देखिए यहाँ पर समरी में देखिए हमको चाहिए क्या, UUS ये दिख रहा है, और ये क्या है, एनापेस्ट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। देख लिए, तो जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, इजी हो जाएगा सारा चीज़। और ये किस लेवल का है, ये 11-12 का है। ठीक है, 11-12 का है ये। तो आप 11-12 चाहे किसी भी लेवल का हो, सिर्फ समझ आऊँ। मैं बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश किया हूँ, एकदम अच्छे से तोड़ करके समझाने की कोशिश किया हूँ। मैं आपको डेफिनेशन में पहले बता दिया, एग्जांपल दे दिया, फिर लास्ट में इसको दे दिया कि आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो ये एनापेस्ट का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, हमने देख लिया ये। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया कि राइम रॉयल में जो है 7 लाइन का स्टैंजा होगा, आइम्बिक पेंटामीटर होगा। और इसको राइम रॉयल इसलिए बोला गया क्योंकि किंग जेम्स भैया स्कॉटलैंड के राजा थे, तो उन्हें बोला देखो हम अपना किताब लिखते हैं वो, उसमें हम इसको यूज करते हैं, तो मेरा नाम रख दो, रॉयल वाला है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। जब आप जोफ्री चौसर के लाइफ को पढ़ेंगे तो उनके लाइफ को जो है 3 पीरियड में बांटा गया, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड उनका फ्रेंच पीरियड कहलाता है, मतलब वो यूजुअली फ्रेंच के दौरे पर थे या वहाँ उनका लाइफ ज़्यादा बीता था। सेकेंड पीरियड में इटली, और थर्ड पीरियड में इंग्लिश पीरियड यानी कि इंग्लैंड वाली बात है। तो फर्स्ट पीरियड में जो इनका पहला वर्क है वो रोमांस ऑफ द रोज़, ये एक्चुअली इनका वर्क नहीं है, इन्होंने एक बेसिकली ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, ट्रांसलेशन किया है क्या भैया, ये फ्रेंच रोमन डे ला रोज़, एक फ्रेंच वर्क था रोमन डे ला रोज़, उन्हीं को इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया इस नाम से,
रोमांस ऑफ द रोज। रोमांस बेसिकली आप रोमांस पढ़िए, ठीक है। पहले की इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती थी, ठीक है, उसको हम मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो फ्रेंच पीरियड में इन्होंने इस वर्क को ट्रांसलेट किया है। अच्छा, ये है क्या, ये मोस्ट पॉपुलर पोएम ऑफ द मिडिल एजेस है, ग्रेसफुल वर्क एक्सटेंटाइसम एलिगरी। ये भी क्या है, एलिगरी है। एलिगरी मतलब कि इसमें एक बात किसी चीज़ की कर रही होगी लेकिन मीनिंग कुछ और होगा, ठीक है। ऑफ द होल कोर्स ऑफ लव, यानी लव कोर्स के बारे में जो है, कोर्स ऑफ लव मतलब प्यार के बारे में, उसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये एक रोमांस, आप इसको समझ जाइए। फ्रेंच पीरियड में इन्होंने ये एक ट्रांसलेशन किया है, तो ये ट्रांसलेशन वर्क है इनका। आगे है, ठीक है, इसी पीरियड का जो सबसे फेमस वर्क है वो है बुक ऑफ द डचेस। इसको आप बुक ऑफ द डचेस पढ़िए, ठीक है। इसका रियल नाम था डेथ ऑफ ब्लांके द डचेस, ठीक है। ये आपको, ये बेसिकली फ्रेंच टाइटल है, इसीलिए इसको आप ये याद रखना आपको, बुक ऑफ द डचेस, और मैंने इसी के लिए इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये बुक ऑफ द डचेस है, ठीक है। तो ये दो चीज़ पहले पीरियड में जो इनका फेमस है, बुक ऑफ द डचेस, ठीक, और एक ट्रांसलेशन है रोमांस ऑफ द रोज, ठीक। दूसरा पीरियड जो कि इटालियन पीरियड है, उसमें इनका फेमस वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसीड, जिसको हमने देखा था कि ट्रोइलस और क्रेसीड ही एक वर्क है जिसमें इन्होंने क्या यूज़ किया है, ये हीरोइक कपलेट, नहीं, ट्रोइलस और क्रेसीड एक वर्क है जिसमें इन्होंने राइम रॉयल को यूज़ किया है, राइम रॉयल को, ठीक। ये ट्रोइलस एंड क्रेसीड हो गया, इटालियन पीरियड का वर्क है, ठीक है। अच्छा, यही बात लिखा है कि शेक्सपियर मेक्स यूज़ ऑफ दिस, उनका भी एक वर्क है शेक्सपियर का, ट्रोइलस एंड क्रेसीडा, जो कि इसी पर बेस्ड है, उसके मटेरियल को लिया गया है। इस पीरियड का यानी इटालियन पीरियड का कुछ और अदर वर्क है, जैसे ट्रोइलस एंड क्रेसीड हो गया, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स हो गया, द हाउस ऑफ फेम एंड द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। आपको इसमें ये वाला याद रखना है जरूर, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये पूछा है कई एग्जाम में, ठीक है। ये सब पूछता भी नहीं है जल्दी, लेकिन ये वाला जो है ना कई एग्जाम में पूछा है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन इज़ अ वर्क बाय होम। तो ये हो गया द बुक ऑफ डचेस, ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। हाँ, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक ऑफ डचेस और द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। बाकी ये सबको याद रखते हैं, नहीं याद रखते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द थर्ड ग्रेट पोएम ऑफ द पीरियड इज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, है ना, ये लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये अच्छा वर्क है, ग्रेट पोम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। लेकिन जो इनका मास्टर पीस है, मतलब कि जिस वर्क की वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है, जिसकी वजह से जो है इनका बहुत ज़्यादा नाम है, वो वर्क है हमारा द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। द कैंटरबरी टेल्स 17,000 लाइन है भैया इसमें, कैंटरबरी टेल्स। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि वारविक शायर, ठीक है, वहाँ एक जगह था, नाम था, साउथ वार्क नाम था, वहाँ ये लोग रहते थे। और उससे दूर एक पिलग्रिमेज था, जैसे आप तीर्थ कहिए, ठीक है। बहुत जगह जाते हैं लोग घूमने, जैसे देवघर लोग जाते हैं, वो भी एक तीर्थ का जगह हो गया। तो उसी तरह एक जगह था, इसका नाम था कैंटरबरी, ठीक है। वहाँ पर एक श्राइन था। श्राइन का मतलब वो समझिए आप मंदिर कहिए या फिर मज़ार कहिए या जो भी कहिए, मतलब किसी एक मकबरा भी आप कह सकते हैं उसको, ठीक। तो वो एक श्राइन था। किसका श्राइन था भैया, इस बंदे का नाम कहाँ गया, ये रहा, थॉमस बेकेट। ये नहीं लिखा होना चाहिए यहाँ पर, थॉमस बेकेट, इनका वहाँ पर एक श्राइन था, थॉमस बेकेट का। तो ये लोग जो है ना अप्रैल के मंथ में कुछ लोग इकट्ठे हुए, जिसमें जॉफरी चौसर भी थे, और कहा कि देखो भैया हम वहाँ चलते हैं कैंटरबरी, और वहाँ थॉमस बेकेट के श्राइन पे एक बार घूम कर, मतलब हो करके आते हैं। वो एक तीर्थ स्थल है। अप्रैल के मंथ में इन लोगों ने प्लान बनाया, ठीक है। तो अब जाने से पहले ऐसा तो नहीं कि सब लोग उठे चला जाएगा, बोलता है कि ये बुआ यहाँ पे अभी सब आदमी, यहाँ पे सब आदमी मिल गई, ठीक है। यहाँ पे सब आदमी आएंगे, अपना अपना प्लान बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से सब आदमी एक साथ चलेंगे। जैसे अब बारात भी देखते होंगे तो सारी गाड़ी चल जाती है, बोलती है वहाँ पर चौक पे रुकना, ठीक है। सब गाड़ी एक साथ जाएगा, आगे आगे दूल्हा की गाड़ी रहेगा या पीछे, जो भी हो, आई डोंट नो एक्चुअली। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि देखो भैया तैयार वार हो लो, अपना सामान वामान ले लो और एक जगह पर आ जाना। कहाँ पर आ जाना, एक टबार्ड इन था, साउथ वार्क जगह नाम का टबार्ड इन था, ठीक। अब इन के बारे में अब मैं आपको बता दूँ इन क्या होता है। जैसे अगर आप स्टेशन रोड जाइएगा तो वहाँ एक आता है आपको होटल कैलाश इन, INN इसी तरह लिखा है, होटल कैलाश इन। खुशी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट है जो उसी में है, मतलब उसी का पार्ट है वो, होटल कैलाश इन। तो लोग उसको समझते हैं कि होटल कैलाश इंटरनेशनल, ना जी, इंटरनेशनल नहीं है, वो इन ही उसको पढ़ते हैं, INN। देखिए होटल तो आप लोग जानते होंगे, होटल ऐसा जगह जहाँ पर सिर्फ आप रह सकते हैं, ठीक, मतलब आपको बेड देगा, सारा चीज़ देगा। रेस्टोरेंट ऐसा जगह जहाँ पर आप
खाना खा सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, वहाँ रह नहीं सकते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक। तो इन ऐसे जगह को बोलते हैं जहाँ पर रहने का भी व्यवस्था हो, अरेंजमेंट हो, और खाने का भी अरेंजमेंट हो, दोनों ही हो, उसको हम इन बोलते हैं। यानी कि वहाँ पे आप रह भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, दोनों एक ही कैंपस में मिल जाएगा। तो इसी तरह कैलाश इंटरनेशनल में आप जाइए, कैलाश इन में जाएगा, सॉरी इंटरनेशनल मेरे मुँह से निकल गया, तो वहाँ भी आपको दोनों मिल जाएगा, रूम भी मिल जाएगा और खाना वाला भी मिल जाएगा। तो खुशी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट है तो उसको इन बोलते हैं। तो उसी तरह साउथ वार्क में एक जगह था, साउथ वार्क में टबार्ड इन, तो वहाँ बोले कि देखो ये वहाँ पर आ जाइए आप, ठीक है, वहाँ पे आ जाइए टबार्ड इन में, सब लोग वहीं पर से जाएंगे। और उस टबार्ड इन का जो मालिक था उसका नाम था हैरी बेली, ठीक है। टोटल जो है ना 30 लोग थे, ठीक है, ऑल्दो आपको 29 कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन टोटल मिलाकर के 30 था। मतलब जो एक नरेटर है, नरेटर बोलने वाला, ठीक है, उसको मिलाकर के 30 हो जाता है। और अगर आप उस होस्ट को मिला दीजिएगा, मतलब जो उस टबार्ड इन का होस्ट है, मालिक है, वो हैरी ब्रेले है, ठीक है, वो एक और को मिलाकर के 32 हो जाता है। तो टबार्ड इन का जो ये था हैरी ब्रेले, उसने कहा कि देखो भाई तुम लोग सब लोग आ गए हो, हाँ आ गए हैं 30 का 30 लोग, अब यहाँ से निकलिएगा, देखो लंबा रास्ता है, तुम लोग पैदल ही जाओगे, ठीक है, 30 लोग हो। ऐसा करो कि सब लोग इधर से जाते टाइम दो को टेल बोलेगा, टेल माने कहानी, छोटा सा, बहुत लंबा नहीं, छोटा सा, मज़ा जिसमें आए, टेल उसको बोलते हैं, ठीक। और उधर से आते टाइम दो स्टोरी बोलोगे, इधर से जाते टाइम 2 स्टोरी बोलोगे, उधर से आते टाइम 2 स्टोरी। तो एक आदमी 4 स्टोरी बोलेगा, इस तरह से 30 आदमी हैं तो 120 टेल हो जाएगा, है ना। कि ओरिजिनली 120 टेल का प्लान किया गया था, है ना, कि 30 बंदे थे भैया, 2 टेल जाते टाइम, 2 टेल आते टाइम बोलिए, 4 तिया 12, 34 सार 120 टेल हो जाएगा। ये किसने बोला? हैरी बेले ने बोला, जो कि टबार्ड इनका मालिक था, होस्ट था। और बोला कि देखो उसके बाद जिसका टेल सबसे अच्छा हुआ, ठीक, यानी कि जाते टाइम 2 आते टाइम 2, जिसका टेल सबसे अच्छा हुआ उसको मेरी तरफ से ना पार्टी दिया जाएगा। इस हैरी ब्रेले ने कहा कि आप सब लोग 2 टेल बोलिएगा, टोटल 4 टेल, और जिसका सबसे बढ़िया टेल होगा कहानी, उसको हमारी तरफ से पार्टी दिया जाएगा। तो जो 30 लोग जाने वाले थे उनको भी मज़ा आ गया कि चलो ठीक है भाई, फर्स्ट क्लास खाना पीना भी मिल जाएगा। पहले खाने का दिक्कत हुआ करता था, आप जानते हैं, फेमाइन वगैरह आ जाया करता था आप सब, और इसी तरह से हमारा मन भी लग जाएगा और एक कंपटीशन भी हो जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा रास्ते में। तो इस तरह से उन्होंने शुरू किया, टबार्ड इन से अपना सफ़र शुरू किया। ये लोग जा रहे थे कैंटरबरी, किस लिए भैया? थॉमस बेकेट का जो है वहाँ पर श्राइन था। प्लान क्या था कि 2 कहानी जाते हुए कहना, 2 कहानी आते हुए कहना है, और जिसका कहानी सबसे बढ़िया होगा उसको हमारी तरफ से जो है फर्स्ट क्लास पार्टी दिया जाएगा, मटर पनीर का या जो भी हो, ठीक, यही बात है। तो इसको हमने देख लिया। टबार्ड इन समझिए क्या है, इसका बंदा था, मतलब मालिक या होस्ट का ही जो हैरी बेले था, उसी ने कहानी कहने के लिए कहा था, द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट, जो कि कैंटरबरी में था, ठीक है। और 120 टेल्स वॉज द प्लान, कि भैया देख लीजिए कैसे 120 प्लान था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 24 लिखा गया था। और इस 24 में भी ना कुछ जो है इनकम्प्लीट है, मतलब थोड़ा लिखा है, उसको बाद में कंप्लीट किया गया है। तो टोटल 30 बंदे, 4 बोले, 120 प्लान था कहने का, लेकिन 24 ही जो है ना कंप्लीट हो पाया था, ठीक है। अच्छा, ये लोग जर्नी कहाँ से किए थे? साउथ वार्क टू कैंटरबरी, साउथ वार्क में ही वो टबार्ड इन था, ठीक है। ये सारी बात हो गई। ये लिखा ना कि 2 टेल्स ऑन द वे देयर एंड 2 ऑन द वे बैक, यानी 2 जाते टाइम 2 आते टाइम, ये बात हो गई। आप देखिए यहाँ पर लिखा है, द जनरल प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकाशियोस डेकामेरॉन। लीजिए, बोकाशियो ऊपर आया था हमारा, पेट्रार्क दांते के साथ बोकाशियो आया था, कहा था मैंने उस टाइम में कि बोकाशियो को जाना था डेकामेरॉन के लिए। तो कैंटरबरी टेल्स जो है, मतलब जोफरी चौसर के दिमाग में जो ये आया कि हम कैंटरबरी टेल जैसा लिखेंगे, ठीक, वो आया कहाँ से, इंस्पायर कहाँ से आया? वो इन्हीं से, बोकाशियो के डेकामेरॉन से, ठीक। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि द कैंटरबरी टेल्स बाय जोफरी चौसर इज मॉडल अपॉन या इंस्पायर्ड बाय, आंसर होगा बोकाशियोस डेकामेरॉन। बोकाशियो बंदे का नाम था और किताब का नाम था डेकामेरॉन, 100 कहानियाँ थी, ठीक है। लिखा कि इन कैंटरबरी द पिलग्रिम्स कुड बी सीन गोइंग टू थॉमस बेकेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में। ही गेव पिक्चर ऑफ 21 पिलग्रिम्स। अच्छा, इस पिलग्रिम मतलब जो आप पिलग्रिम है उसमें आपको 21 ही का जो है आपको पिक्चर मिलेगा, मतलब 21 लोगों के बारे में एक्सप्लेन किया गया, हालांकि टोटल 30 थे, ठीक है, नरेटर को मिला करके।
इसमें मोटा मोटी आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये याद रखना है कि सफ़र शुरू हुआ था टबार्ड इन से, ठीक है। होस्ट ने कहा था कि भैया दूधू कहानी जाते आते बोलो, हैरी बेले नाम था। ये लोग जा रहे हैं कैंटरबरी, किस लिए? थॉमस बेकर के शाइन को विज़िट करने के लिए। प्लान था 120 टेल या कहानी बोलने का, और ये लोग निपट गए 24 पर। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक। हाँ, अब कुछ और है जो ज़्यादा डीप हो गया कि लॉन्गेस्ट टेल, मतलब इसमें टोटल जो 24 टेल हैं उसमें सबसे लंबा टेल है जो है वो है नाइट्स टेल। नाइट्स टेल, नाइट्स। अच्छा एक बात बताइए, इस नाइट का मतलब क्या होता है? किन्हीं को पता है? ये KNIGST। एक तो नाइट होता है NIGST, रात में नींद नहीं करने वाला। इस नाइट का मतलब क्या होता है बताइए तो। सर नाइट मतलब सर, लोग हैं भी कि नहीं? ब्रेव सर, ब्रेव या सर। हाँ ब्रेव। देखिए मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि इसका आइडिया आया कहाँ से। जब जीसस क्राइस्ट स्टार्टिंग में, मतलब आप ईसा मसीह समझिए, उन्होंने अपना मैसेज देना शुरू किया लोगों को कि गलत मत करो, ये करो वो करो, सारी मतलब बेसिकली लोगों को प्रीच करना शुरू किया, ठीक है। तो हुआ क्या कि लोग उनको अटैक करना शुरू किए। मतलब अभी से बात है कि अगर आप किसी को कुछ अच्छी बात बताओगे या आप बोलोगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसे करिए, तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो उनको जो है अटैक करना शुरू किया या उनको ऐसे नहीं। तो उनके कुछ फॉलोअर थे, ठीक है, फॉलोअर थे, मतलब 10-12 लोग थे, एक्चुअली में 12 या 14 थे, जो उनको प्रोटेक्ट किया करते थे, जिनको नाइट टेम्पलर बोला जाता था। KNIGST नाइट टेम्पलर। तो वहीं से ये वर्ड आया है। तो नाइट का अब डिक्शनरी वर्ड खोजोगे तो इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, शूरवीर या योद्धा, वॉरियर, जो लड़ने में महान हो, उसको हम नाइट बोलते हैं, ठीक, उसको हम नाइट बोलते हैं। तो ये इसका हो गया लिटरल मीनिंग। और फिगरेटिव मीनिंग होता है कि अपने फील्ड में महारत हासिल करने वाला। जैसे एक लड़ने वाला वॉरियर अपने फील्ड में महारत है, मतलब वो अच्छे से लड़ता है, सामने वाले को हरा देता है। तो उसी तरह अगर कोई अपने फील्ड में महारत हासिल करता है तो उसको भी हम नाइट बोलते हैं। आपने सुना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है, जालियांवाला मैसाकर के बाद, उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस कर दी। तो नाइटहुड था, तो वो भी KNIGSTHHOOD नाइटहुड था। वो भी यही वाला था कि वो अपने फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में महान थे, शूरवीर थे, योद्धा थे, इसीलिए उनको नाइटहुड का उपाधि दिया गया था, ठीक। और एक चीज़ आपने सुना होगा, नाइट राइडर, है ना। तो वो NIGSTRID या नाइट राइडर, राइडर का मतलब चलाने वाला, बाइक चलाने वाला या घोड़ा चलाने वाला। और नाइट राइडर मतलब शूरवीर है, चलाने में उसका कोई मतलब जोड़ा ही नहीं है, वो चलाता है एकदम अच्छे से, तो उसको नाइट राइडर बोलते हैं। वो उसका भी स्पेलिंग KNIGSTRIDER होता है। तो नाइट्स टेल यानी कि ये किसी योद्धा की कहानी होगी। तो पहला टेल जो है वो किसका है? पहले टेल का नाम है नाइट्स टेल, ठीक है। ये और ये सबसे लंबा भी है ना, लॉन्गेस्ट टेल है, और ये पहला टेल भी है। मिलर्स टेल ये सेकेंड टेल है, और लास्ट टेल पार्सन्स टेल है। तो अगर आप इसमें सेकेंड को नहीं भी याद रखते हैं तो आप फर्स्ट को और लास्ट को एटलीस्ट याद रखिएगा, पूछ सकता है। नाइट्स टेल जो है आपका फर्स्ट टेल है, और पार्सन टेल जो है वो सेकेंड है। इसको आप ऐसे इस तरह से दिमाग में इमेज बना सकते हैं कि ये जो है वर्क है, अच्छा वर्क है, यानी कि सूरवीर वाला वर्क है। तो इसमें पहले बात की जाएगी सूरवीर की, अच्छे की, नाइट की, तो वो नाइट टेल पहले आ गया। और लास्ट में जो पार्सन्स टेल है जो कि लास्ट टेल है, ठीक है। अब एक चीज़ में इस लाइन से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिज क्लेम अपॉन आवर ग्रेटिट्यूड, मतलब देखिए जेफरी चौसर को दो चीज़ के लिए जो है हम रिगार्ड करते हैं या ग्रेट मानते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि फॉर डिस्कवरिंग द म्यूज़िक दैट इज़ इन आर इंग्लिश स्पीच, कि म्यूज़िक को इन्हें डिस्कवर किया इंग्लिश स्पीच में। इसका मतलब क्या? मतलब यही बंदे थे जिन्होंने बताया कि इंग्लिश स्पीच में भी म्यूज़िक है। कैसे? आप देखा होगा आपने यहाँ पर कि इन्होंने ही हीरोइक कपलेट को यूज़ किया, ओटावा राइमा को यूज़ किया, राइम रॉयल को जो है यूज़ किया। तो ये सब राइमिंग करके म्यूज़िक, राइमिंग इज़ ऑब्वियसली समथिंग विच गिव्स म्यूजिकल इफेक्ट टू वर्स ऑफ पोइट्री, कि जो राइम है वो हमारे वर्स को, श्लोक को, पोइट्री के लाइन को, स्टैंजा को म्यूज़िकल इफेक्ट देता है।
तो हमने देखा कि इन्होंने किस तरह हीरोइक का प्लेट, राइम, ओटावा राइम को यूज़ किया। तो इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश स्पीच को क्या दिया, म्यूजिकल इफेक्ट दिया, पहला। दूसरा क्या है, फॉर हिज इन्फ्लुएंस इन फिक्सिंग द मिडलैंड डायलेक्ट एज द लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। कि देखिए इससे पहले जो इंग्लिश थी ना वो ओल्ड इंग्लिश थी, उसमें बहुत सारे चीज़ें थी, मतलब लैटिन मिला हुआ है, फ्रेंच मिला हुआ है, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि एक डायलेक्ट को उठाया, मिडलैंड डायलेक्ट, ऑब्वियसली लंदन के एरिया का ही रहा होगा, और उसको जो है ना लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड बना दिया, जिसका ही मॉडिफाइड वर्जन आज हम यूज़ करते हैं। जो आज इंग्लिश हमारे पास है वो भी क्या है, मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक, तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इन विच डायलेक्ट डिड जोफ्री चौसर राइट, तो उसका आंसर होगा मिडलैंड। ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि द इंग्लिश वी यूज टुडे इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच डायलेक्ट, या इज़ मॉडल्ड अपॉन विच डायलेक्ट, तो इसका आंसर होगा मिडलैंड डायलेक्ट। तो ये मोटा मोटी जो है हमारे जोफ्री चौसर के बारे में बात हो गई कि उनका फेमस वर्क क्या है, ठीक है, उन्होंने किस किस चीज़ का स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें ये जोफ्री चौसर के बारे में हो गई। यहाँ तक जोफ्री चौसर के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम उनके कंटेम्प्रेरी के बारे में पढ़ते हैं कि जोफ्री चौसर के कंटेम्प्रेरीज कौन थे, उनके साथ वाले कौन थे। सबसे पहला नाम आता है विलियम लैंगलैंड का। ठीक, विलियम लैंगलैंड को अगर जाना जाता है अभी के टाइम में तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्क की वजह से, जिसका नाम है इनफैक्ट पायर्स प्लाउमैन। पायर्स प्लाउमैन, इसका फुल टाइटल है द विजन्स ऑफ पायर्स द प्लाउमैन। ठीक, ये एक एलिग्री है, एलिग्री, ठीक है। देखिए इसमें क्या है लिखा है कि द पोम इज़ ए ड्रीम एलिग्री, मतलब ऐसा एलिग्री है जो कि ड्रीम एलिग्री, मतलब कि पोइट को ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा। इन नेचर एंड बिगिंस विद द लाइन, मतलब ये एक ड्रीम एलिग्री है और स्टार्ट होता है द वॉइस ऑफ हिम दैट क्राइथ, इसका मतलब हो गया क्राइज इन द वाइल्डरनेस प्रिपेयर ये मानी यू द वे ऑफ द लॉर्ड, ये ओपनिंग लाइन है। अच्छा, ओपनिंग लाइन इसलिए दिया था कि आपने देखा होगा 6 to 8 में भी कुछ ओपनिंग लाइन से क्वेश्चन पूछे हुआ है, जैसे ब्रेक से पूछा है, डॉवर बीच से पूछा है, ओपनिंग लाइन से। तो इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, कहीं से भी कुछ उठा करके डाल देंगे। और ये जो पोइंग वाला लाइन हो गया ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो भी इम्पोर्टेंट है उसको कवर करते जाएं। तो ये हमारा हो गया पायर्स प्लाउमैन। विलियम लैंगलैंड का नाम जब भी लिया जाएगा तो पायर्स प्लाउमैन के लिए लिया जाएगा, और इसका फुल टाइटल है द विजन्स ऑफ पायर्स द प्लाउमैन। फुल टाइटल क्यों दिया गया भैया, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गलिवर्स ट्रैवल है उसका फुल टाइटल बताइए या उसका एक सब्स्टिट्यूट टाइटल बताइए, तो ये लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये विलियम लैंगलैंड पायर्स प्लाउमैन। और एक पोइम इन्होंने लिखा है रिचर्ड द रेडलेस। तो ये मेजर वर्क इनका हो गया आपका पायर्स प्लाउमैन, और ये एक पोम लिखा है इन्होंने रिचर्ड द रेडलेस। ठीक, ये लैंगलैंड वाली बात हो गई। अब है जॉन विक्लिफ के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने बाइबल का जो है ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोला जाता है। फिर से देखिए, जोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री फादर ऑफ जोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला गया, और जॉन विक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। लिटरेचर में बेसिकली दो ही चीज़ होते हैं, या तो पोइट्री होगा या प्रोज होगा। तो पोइट्री का फादर जोफ्री चौसर और प्रोज का फादर जॉन विक्लिफ को क्यों बोला गया भैया इंग्लिश प्रोज का फादर, क्यों? क्योंकि इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन दिया था, बाइबल का ट्रांसलेशन। जॉन विक्लिफ फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, क्यों भैया? बाइबल को जो है ट्रांसलेट कर दिया। अगला नाम आता है जॉन मैंडेविले का। जॉन मैंडेविले बंदा ऐसा था, ये बोलता था कि देखो तुम लोग तो घर पे रह रहे हो, मुझे घर पे नहीं मज़ा आ रहा है, मैं थोड़ा जाता हूँ घूमने। तो ये बहुत सारे कंट्री को जैसा कि कहा जाता है, ऑल्दो वी डोंट हैव एनी सच एविडेंस टू सब्सटैंशिएट द सेम फैक्ट, तो ये घूमक्कर इंसान थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्री को विज़िट किया है। और एक वर्क है जो कि इनको एट्रीब्यूट किया जाता है, वॉयेज एंड ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडेविले, ये इनका है, या बेसिकली इसको आसान द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविले, या इसको सीधे वॉयेजेस भी बोलते हैं या सीधे द ट्रैवल्स भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आप याद रखिए कि इसको सीधे द ट्रैवल्स भी कभी कभी बोल दिया था, इसको सीधे द वॉयेज भी बोल दिया था, या इसका पूरा नाम है वॉयेज एंड ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडेविले या द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविले। तो इनको सिर्फ इसी नाम से याद किया जाता है। ये बहुत घुमक्कर आदमी थे और इन्होंने जो है घूम घूम करके लिखा है। अच्छा, ट्रैवलॉग
आपने सुना होगा ट्रैवलॉग, जब हम ट्रैवल के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसको ट्रैवलॉग बोलते हैं। जब हम अपने जीवन के बारे में लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। हमारे जीवन के बारे में कोई और लिखे तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। और जब हम अपने किसी एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे होते हैं तो उसको मेमोयर बोलते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है, MEMOIR, MEMOIR, मेमोयर। तो जब किसी एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में लिखेंगे तो वो मेमोयर होगा, लेकिन जब पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखे जाएँ तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा, ठीक है। और ट्रैवल वगैरह के बारे में लिखेंगे तो वो ट्रैवलॉग होगा, ट्रैवलॉग, TRAVELOGUE, ट्रैवलॉग। तो ये इसी जॉन मॉन्टेविले का जो है ये ट्रैवलॉग था एक तरह से कहिए। जैसे अभी लोग ब्लॉग बनाते हैं ना, हेलो दोस्तों स्वागत है ब्लॉग पे, आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ, तो इसी तरह ये पहले ब्लॉगर हमारे थे जॉन मॉन्टेविले, ठीक है। यूट्यूब से पहले ये ब्लॉगर कर लिए थे और उन्होंने लिखा था वॉयेज एंड ट्रैवल ऑफ सर जॉन मॉन्टेविले, ठीक है। द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मॉन्टेविले, ठीक। अगला नाम आता है हमारा जॉन लिडगेट का, ठीक है। इनका सबसे फेमस वर्क है ये वाला ट्रॉय बुक, ठीक। ये आपको याद नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, ये भी याद नहीं फिर भी चलेगा, लेकिन ये ट्रॉय बुक आपको याद रखना पड़ेगा। ये इनका फेमस वर्क है ट्रॉय बुक। और ये भी याद कर लीजिए, ये किस बहुत जगह ये भी आ जाता है, फॉल ऑफ प्रिंस, द फॉल ऑफ प्रिंस पूरा टाइटल, द फॉल ऑफ प्रिंस, प्रिंस और ट्रॉय बुक, ये जॉन लिडगेट का है, ठीक है। विकलिफ को हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोलते हैं, काहे कि बाइबल का ट्रांसलेशन किया। जॉन मॉन्टेविले ब्लॉगर बंदा, ठीक है। पायर्स प्लॉमैन, विलियम लैंगलन को जाना जाता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इस पीरियड के मेजर ऑथर और उनकी मेजर राइटिंग का हो गया। अब हम इस पीरियड का थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। कुछ चीज़ें हम ग्रामर का कवर कर लेंगे, ठीक है। समरी ऑफ द पीरियड, इस पीरियड का हम समरी देख लेते हैं। द एज प्रोड्यूस्ड 5 राइटर्स ऑफ नोट, हमने ऊपर में ही देख लिया था ये 5 राइटर का, ठीक है, हमने कि ये 5 मेजर राइटर थे, ठीक है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देख लिया। वही बात लिखा है कि यहाँ पे द एज प्रोड्यूस्ड 5 राइटर्स ऑफ नोट, वन ऑफ होम जोफ्री चौसर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश राइटर। जोफ्री चौसर ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश राइटर्स का है, देख लिया हमने। हिज पोइट्री इज रिमार्केबल फॉर इट्स वैरायटी, इट्स स्टोरी, इंटरेस्ट एंड इट्स वंडरफुल मेलोडी। फिर मेलोडी की बात आ रही है, मेलोडी, राइम, म्यूज़िक, देखा आपने, मेलोडी, राइम, म्यूज़िक, क्यों, हीरोइक कपलेट, ओक्टावा राइमा, राइम रॉयल, इसी वजह से मेलोडी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस किया, राइमिंग इफेक्ट जो है दिया। चॉर्सर्स वर्क इन विकलिफ्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल डेवलप द मिडलैंड डायल, ये देखिए मिडलैंड डायल फिर से आ गया, क्योंकि चौसर का वर्क था, चाहे वो कैंटरबरी टेल्स हो, द लीजेंड ऑफ गुड वुमन हो, या जो भी वर्क हो, और विकलिफ का ट्रांसलेशन था इंग्लिश का, इन्होंने ही डेवलप किया है मिडलैंड डायलेक्ट को, ठीक है, इनटू द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। यही मिडलैंड डायलेक्ट जो है वो इंग्लैंड का नेशनल लैंग्वेज बना, मतलब इंग्लिश बना, और जिसका मॉडिफाइड वर्जन आज हम लोग के पास है। तो ये मिडलैंड डायलेक्ट का नाम इसीलिए बार बार आता है। और इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कौन रहा है, चौसर का वर्क, यानी जो भी वर्क हो, और विकलिफ का ट्रांसलेशन। अच्छा एक चीज़ बताइए, वर्क से याद आया, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं पूछ ही लेता हूँ, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ पहले। ये देखिए आप इन सेंटेंसेस को देखिए, मैं इनका पहले नाम लिख देता हूँ। सेंटेंस नंबर 1, 2, सेंटेंस नंबर 3, 4 और 5। इन सेंटेंस को आप देखिए, दिख रहा है आपको, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सेंटेंस देखिए, आपको दिख रहा है। आपको बताना है 1, 2, 3, 4, 5 सेंटेंस में कौन कौन सेंटेंस सही है, कौन कौन सेंटेंस गलत है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। पहला और चौथा। पहला और
साफ साफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा। पहला और चौथा क्या सही है या गलत है? सही है। ठीक, 1 नंबर 4 नंबर सही है, बाकी 2 3 5 गलत है। दूसरे लोग बताइए। बताइए इन 5 सेंटेंस में कौन सही कौन गलत? बताइए। गलत 3 और 5 है। 3 3, 5 गलत है, बाकी सही है। चलिए 2 अलग अलग आंसर आ गया। और बताइए। और कोई बताएंगे? चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। देखिए सबसे पहले हमारे पास वर्ड एक ही है, वर्क, WORK वर्क, लेकिन इसका खेल अलग अलग है। आइए खेल को पहले समझ लेते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। एक वर्क का मतलब हो गया कि काम, ठीक है, जैसे तुम दिन भर बैठे रहते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, वर्क हो गया। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखा, वो भी वर्क हो गया। अब इसमें बहुत सटल डिफरेंस है, सटल मतलब बहुत छोटा। सटल डिफरेंस क्या भैया? देखिए जब वर्क का मतलब काम होता है, जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, ठीक है, कोई भी काम, तो वो वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब उसमें आप एस या एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक। हाँ, इसको अगर आप फिर हिंदी की तरह देखिएगा, काम, कामों, तुम अपने कामों पर नहीं ध्यान देते, तब गलत हो जाएगा। इंग्लिश में जो वर्क है हमारा, काम वाला वर्क, वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम वर्क्स नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हैं आई हैव सम वर्क्स, गलत। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरी मैम ने मुझे होम वर्क्स दिया, गलत। तो जब काम वाला काम हो, खाना बनाना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, दुकान से सामान लाना, कोई भी काम, तो वो वर्क ही रहेगा। क्यों भैया? अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क्स कभी नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन जब बात आ जाती है राइटिंग की, लिटरेचर में, ठीक है, जैसे एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथिलो, किंग लियर, एज यू लाइक इट, टिमन ऑफ एथेंस, ट्रिमिंग द श्रीव, ये सब, तो ये सब काम वर्क्स है, वर्क्स, WORKS वर्क्स। ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, ये काउंटेबल है। तो जब वर्क का मतलब काम होता है, कोई सा भी काम हम लोग जो करते हैं, उस वर्क को हम सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल कहते हैं, मतलब वो प्लूरल हो ही नहीं सकता, सिंगुलर ही रहेगा, वर्क 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 ही रहेगा। लेकिन जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, राइटिंग की बात करते हैं, किताब की बात करते हैं, तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर सही है। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर यानी शेक्सपियर का बहुत सारा किताब, और वर्क ऑफ शेक्सपियर मानी कोई एक किताब। लेकिन आई हैव मेनी वर्क्स, गलत। आई हैव मेनी वर्क्स, गलत। आई हैव सम वर्क्स, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर काम की बात हो रही है, ऐसा वाला काम, बाजार से सामान लाने वाला या कपड़े धोने वाला बात। तो ये 1 नंबर 3 नंबर गलत है। आई हैव सम वर्क, सम वर्क, हाँ, वर्क को वर्क ही छोड़ दिया मैंने, गलत नहीं, सही है। आई हैव सम वर्क, तो 2 नंबर हमारा सही हो गया, 4 नंबर और 5 नंबर, 1 और 3 गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? उसका रीज़न ये है कि वर्क जब नॉर्मल सेंस में यूज़ होता है तो उसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ये ज़रूरी था आपको जानना, बहुत छोटा है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन भी होता है। इन्फॉर्मेशन दैट इज़ ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। वी कांट से इन्फॉर्मेशंस। इफ़ वी वांट टू make it singular or plural, we have to use a modifying phrase which is a piece of. So we can say a piece of information or pieces of information. We can't say informations. I have some informations. That is incorrect. Yeah, you can say I have some pieces of information or I have a piece of information. In the same way we can say a piece of work or pieces of work. ठीक, ये हो गई बात। तो ये अनकाउंटेबल नाउन वाली बात होगी। चलिए आगे। तो मिडलैंड डाइट के बारे में हमने देख लिया कि चौसर के वर्क की वजह से, ये देखिए वर्क है, ठीक है, चौसर के वर्क की वजह से ये वाला वर्क, काम वाला नहीं, ये वाला वर्क। और विक्लिफ के ट्रांसलेशन जो बाइबल था, उसकी वजह से जो है क्या हुआ, मिडलैंड जो है डायलेक्ट वो पॉपुलराइज हुआ और इंग्लैंड का नेशनल लैंग्वेज बन गया। इंग्लैंड का यानी कि बेसिकली कि इंग्लिश का जो है ना एक फॉर्म लिया वो। चौसर का हमने देख लिया था कि एक फ्रेंच वर्क था, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया था, ठीक। अच्छा, ट्रांसलेट का एक और वर्ड आता है रेंडर,
इसको भी आप याद रखिए। रेंडर का मतलब होता है ट्रांसलेट करना। तो अगर लिखा हुआ है कि दिस वर्क हैज़ बीन रेंडर्ड इनटू इंग्लिश बाय जो भी, तो मतलब कि ट्रांसलेट किया गया। रेंडर इज़ बेसिकली अनदर वर्ड फॉर ट्रांसलेशन। द चीफ पोएम्स आर ट्रोइलस एंड क्रेसीडा, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, ठीक है। ये इनका 2 पोइटिकल वर्क है जो कि फेमस है जेफरी चौसर का, ठीक है। लैंगलैंड फेमस है भैया पायर्स प्लॉमन के लिए। विक्लिफ जानते हैं ट्रांसलेट, गॉस्पेल का मतलब बाइबल होता है बेसिकली, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इसी वजह से इनको इंग्लिश प्रोज का पापा बोला जाता है। मैंडेविले ब्लॉगर भैया, ठीक है, ब्लॉगर बनाते थे। मैंडेविलेस ट्रैवल्स या वॉयजेस ऑफ सर जॉन मैंडेविले, जो भी कहिए आप, है ना। मैंडेविलेस ट्रैवल लिखा है या सीधे वॉयजेस भी लिखा जा सकता है। गोवर जो है एक वर्क लिखा था इन्होंने, कॉन्फेसियो एमेंटिस, कॉन्फेसियो एमेंटिस, जिसका मतलब था ए लवर्स कन्फेशन, ठीक है। अच्छा, कॉन्फेस का मतलब क्या होता है बता सकते हैं कोई आदमी? कॉन्फेस का मतलब क्या होता है? CONFESS, ये कॉन्फेस का मतलब बताइए तो। कॉन्फेस मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है, इसका आपसे सिनोनिम पूछा जा सकता है कि कॉन्फेस मतलब क्या होता है। CONFE, कॉन्फेस मतलब परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप। ठीक है। और बताइए, और दूसरे आदमी कोई किसी का क्या कॉन्फेस मतलब? अब देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे थोड़ी देर के मान लीजिए कि ठंडी का टाइम था, सब लोग फर्स्ट क्लास सोया हुआ था, ठीक है। आप सुबह सुबह उठे, बच्चा लोग वैसे ही शैतान होता है, उसको ठंडी नहीं लगता नहीं है, तो सुबह ही उठ के फर्स्ट क्लास बैट बॉल खेलने लगा, ठीक है। धोखा से हुआ क्या कि बॉल उड़ा और लग गया इलेक्ट्रिक वाले बॉल पे, टूट गया। 100 वाट वाला बॉल था, शीशा वाला, टनसानी टूट गया। अब वो बेचारा जा कर के कंबल में सूत गया, ठीक। लोग उठा 9-10 बजे, बोला अरे कल ही बॉल लगाए थे, आज टूट गया है, इतना वोल्टेज तो नहीं था कि फट गया। कौन तोड़ा है? कौन तोड़ा है भाई? हाँ वही गलती को ठीक, उन्हें कबूल कर लेना, हाँ। तो कौन तोड़ा है? एक्सेप्ट कर। सब जान रहा है कि यही छोरा तोड़ा होगा, लेकिन वो बोला ना ना हम नहीं तोड़े हैं, नहीं तोड़ा है तुम ना। कौन तोड़ा है? पप्पा थोड़ी तोड़ दिए होंगे हैं। अब वो पहले तो खूब बोला कि ना 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 हम तोड़वे नहीं किए हैं, था झूठ का हमारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर बाद में बोल दिया कि हाँ हम ही तोड़े हैं, कॉन्फेस कर लिया। इसी को कॉन्फेस बोलते हैं, कन्फेशन। लवर्स कन्फेशन मतलब वो कॉन्फेस कर लिया कि हाँ हम प्यार करते हैं, क्या करेगा बोलो। कॉन्फेस से आया है कन्फेशन, और इसी का एक सिनोनिम आता है एक्नॉलेज, ACKNOLEDGE, एक्नॉलेज योर मिस्टेक। तो कॉन्फेस से आया कन्फेशन। एक्नॉलेज का मतलब वही होता है, कॉन्फेस का मतलब जो होता है कबूल करना अपनी गलती को, ये जो भी स्वीकारना। तो उसी तरह एक्नॉलेज मतलब वही होता है। तो कॉन्फेस से आया कॉन्फेशन जो कि नाउन है, तो उसी तरह एक्नॉलेज वर्ब है। एक्नॉलेज का नाउन क्या होगा बताइए तो? ACKNOLEDGE, एक्नॉलेज का नाउन एक्नॉलेजमेंट। जी सही है, एक्नॉलेजमेंट होगा। कॉन्फेस से कॉन्फेशन और एक्नॉलेज से एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, इसको बोलते क्या है? इसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, कि जब एक आपको वर्ड दे दिए, अब उसका आप नाउन बना लिए, प्रोनाउन बना लिए, प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव बना लिए, एडवर्ब बना लिए, तो उसको हम इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे अभी हमने कॉन्फेस से कॉन्फेशन बनाया, एक्नॉलेज से एक्नॉलेजमेंट बनाया, तो इन सबको हम इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। खैर ये बहुत आगे की बात है, छोड़िए। किंग जेम्स I स्कॉटलैंड वाले थे, उन्होंने लिखा भैया किंगिस स्क्वायर, मतलब द किंग्स बुक जिसका मतलब होता है। और ये यही बंदे थे जिसकी वजह से हम उसको राइम रॉयल बोलते हैं, मतलब जो उस राइम को, राइम रॉयल क्यों 7 लाइन वाला होता है, राइम रॉयल बोलते हैं। विलियम डनबार इनका एक जो है, ये डनबार जो भी कहिए, कुछ नाम ऐसा होगा जो कि मुझसे भी गलती हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि सारा चीज़ होता है। उनका वर्क है लेमेंट फॉर द मेकर्स, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई, यहाँ समरी से हो गया, हमने समरी देख लिया इस पीरियड का, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने देख लिया। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, किसी से रिलेटेड, अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, या कोई दूसरा चीज़ प्रिपरेशन, सारी चीज़, इन सब चीज़ों से बुक कौन सा फॉलो करना है, ये वो हाई पाए कुछ भी, ठीक है, तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। आई वुड आंसर दैट।
पूछिए, थोड़ा बात भी हो जाएगा आपसे। बोलते बोलते मेरा गला खराश आ गया है। बोलिए आप लोग कुछ कुछ पूछिए। पूछिए पूछिए। ये स्पेशली संडे का क्लास करते हैं? हाँ, क्योंकि बाकी के दिन जो है ना हमको खुद पढ़ना होता है। हम भी जो है एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हैं, इसी एग्ज़ाम की TRE 4 के लिए, तो इसीलिए हमको ठीक है, पढ़ना। हम भी यही चाहते थे कि ये क्लास स्पेशली संडे को ही, हाँ, या और दूसरे दिन तो और बाकी बीच में नहीं, तो बीच देखो, में जो है हमने ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में जो है हर दिन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होते रहता है। उस ग्रुप में क्वेश्चन भेजना हो गया, बताना हो गया, ये सारा चीज़ चलते रहता है। तो बाकी के जो सप्ताह के दिन है उसमें ऐसे इन्फॉर्मल डिस्कशन होता है, और बाकी संडे को जो है नॉर्मली क्लास लेते हैं। ग्रुप कौन सा है आप लोग का? ग्रुप जो है आप को मैसेज अगर आप मेरे नंबर पे कर दीजिएगा या रवि रोशन को कर दीजिएगा मैसेज, तो वो जो है ना ऐड कर देगा या इनवाइट कर लिया जाएगा आपको ग्रुप में। या आप मेरे ही नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर 9234674003 वो है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। या रवि रोशन ग्रुप में डालता ही है, आप उसी को मैसेज कर दीजिएगा, वो इनवाइट कर देगा ग्रुप में, हम आपको ऐड कर देंगे। क्लास तो ओवर हो गया? क्लास ओवर हो गया। किसी को कुछ पूछना है अगर तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। वैसे हमको सर मत बोलिए, भाई बोलिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आई एम नॉट ए टीचर येट। एट दिस मोमेंट एज यार यू मोस्ट वेलकम। कुछ मैसेज आए? बाय। ठीक है, टेक केयर। और आप लोग भी कुछ बोलिए। ग्रामर का डिस्कशन होगा? क्या चीज़? ग्रामर का डिस्कशन। ग्रामर में बोलिए ना, क्या डिस्कशन कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है उसमें ऐसा कुछ। सब आसान आसान ही पूछेगा ग्रामर में। देखिए, ग्रामर की जहाँ तक बात है ना, तो उसमें सबसे पहले तो आपको टेंस जो है कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए। टेंस कॉन्सेप्चुअली आने का मतलब ये स्ट्रक्चर वाला रटोगल नहीं, कि टेंस का मतलब होता क्या है। टेंस का सीधे मतलब होता है वर्ब फॉर्म। जिनको वर्ब फॉर्म पे कमांड आ गया और जिनको ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन पता चल गया, उन नींद में भी जो है ना टेंस वाले क्वेश्चन को बना लेंगे। तो टेंस जो है सबसे पहले आना चाहिए। और देखिए, टेंस आपका क्लियर है तो आपका नरेशन वाला बीमारी भी ख़त्म, ठीक है। ये वॉइस वाला ही बीमारी ख़त्म, ठीक है। और हमको नहीं लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम में है बहुत सारा टॉपिक से पूछा जाता है। वॉइस नरेशन से पूछ लेता है। ग्रामर की बात कर रहा हूँ, वोकेबलरी से ये लोग पूछ लेते हैं, जैसे कि आपका सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया, ठीक है। फ्रेजल वर्ब बहुत बेकार चीज़ है। फ्रेजल वर्ब है, मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब कितना घटिया हो सकता है। इतना ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन होता है, और जो जानबूझकर फ्रेजल वर्ब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अभी इसी बार जो है इन्होंने 5 क्वेश्चन 126, 126, 27, 28, 29, 30 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से पूछ लिया है। तो वहाँ पर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब ऐसा है कि आप उसका मीनिंग गेस नहीं कर सकते हैं। तो वो तो अलग हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। सिनोनिम एंटोनिम के लिए भी कोई ऐसा एक किताब खास है नहीं। तो वोकेबलरी में एक चीज़ ये होता है कि आपकी तैयारी से ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कितना बना हुआ है, ठीक है। एज़ फार एज आई थिंक कि आपका जो मेजर रोल है, ठीक है, मेजर रोल वो प्ले करता है कि आपका बैकग्राउंड कितना अच्छे से बना हुआ है। मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग से ही ध्यान दिए हुए हैं, मतलब आप बुक वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग वगैरह अच्छे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा कम मतलब जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि साफ छोड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपका जो है बैकग्राउंड बना हुआ है वर्ड मीनिंग वगैरह को लेकर के, इससे हो जाएगा। ग्रामर का भी यही हाल है कि आप, हाँ, मान लिया कि आप नरेशन को सीख जाइएगा, उसका रूल को सीख जाइएगा, एक्टिव पैसिव को सीख जाइएगा, लेकिन जब आती है एरर स्पॉटिंग की कि बताइए किस पार्ट में गलत है, तो वहाँ पर ऐसा होगा नहीं कि आप उसको सीख जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी आर्टिकल में गलत, कभी सब्जेक्ट वर्ब यानी सिंटेक्स में गड़बड़ी, तो ये सारी बात है। तो बैकग्राउंड जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने कितना ये किया है। उसके साथ ये भी है कि आप जो है ना कुछ रीडिंग करिए, एक्सपोजर दीजिए। रूल वगैरह पढ़ना, ग्रामर को
ग्रामर के बुक से पढ़ना, दैट इज़ गुड, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ बेटर ये होगा कि आप जो है अपने आप को एक्सपोजर दीजिए, मतलब कोई सा भी नॉवल ले लीजिए, कोई सा भी किताब लीजिए, उसको पढ़िए, तो वहाँ पे एक नेचुरल एक्सपोजर मिलेगा, तो वहाँ से लैंग्वेज को आप ग्रास्प कर पाओगे, एक्वायर कर पाओगे अच्छे से। यही सब बात है। ओके सर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले संडे को मिलते हैं। बाकी अगर बीच में कोई क्वेश्चन